अध्याय 8 निवेशक और बाजार की अस्थिरता। अगर निवेशक का धन एक सीमा तक हाई ग्रेड बॉन्ड्स में तुलनात्मक रूप से कम परिपक्वता, मान लीजिए 7 वर्ष या कम पर लगा हो, तो बाजार में भाव परिवर्तन का उस पर ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ेगा और इसलिए उसे इसकी परवाह भी नहीं करनी चाहिए। यह बात उसकी यूएस सेविंग्स बॉन्ड्स होल्डिंग पर भी लागू होती है, जिसे वो कभी भी लागत भाव या ज्यादा पर भुना सकता है। इसके दीर्घावधिक बॉन्ड्स के जीवन में भाव अस्थिरता संभवतः तुलनात्मक रूप से अधिक रह सकती है और इसके साधारण शेयर पोर्टफोलियो के मूल्य में कुछ वर्षों की अवधि में कभी भी उतार चढ़ाव होना लगभग तय होता है। निवेशकों को इन संभावनाओं के बारे में पता होना चाहिए और इसे वित्तीय और मानसिक रूप से इसके लिए तैयार रहना होगा। वो बाजार स्तर में बदलावों से लाभ लेना चाहेगा। निश्चित ही समय के साथ उसके स्टॉक्स होल्डिंग के मूल्य में बढ़ोतरी से और शायद बड़े भाव पर खरीद और बिक्री से भी उसके हिस्से की दिलचस्पी अपरिहार्य और वैध भी है, लेकिन इसी में असली खतरा भी है कि इससे उसमें स्पेकुलेटिव दृष्टिकोण और गतिविधियां उत्पन्न होंगी। हमारे लिए ये सलाह देना आसान है कि स्पेकुलेट ना करें, लेकिन इस पर चलना आपके लिए मुश्किल होगा। चलिए हम फिर से दोहराते हैं जो हमने शुरू में कहा था। अगर आप स्पेकुलेट करना चाहते हैं तो ये खुली आंखों से करें, ये समझते हुए कि अंत में आपको धन हानि भी हो सकती है। सुनिश्चित करें कि नुकसान का जोखिम कम से कम हो और ये आपके निवेश कार्यक्रम से सर्वथा अलग हो। हमें सबसे पहले साधारण शेयरों में भाव परिवर्तन के सबसे अहम विषय को समझना होगा और इसके बाद बॉन्ड्स पर बात करेंगे। अध्याय 3 में हमने बीते 100 वर्षों से अधिक की शेयर बाजार गतिविधियों का ऐतिहासिक सर्वे दिया था। इस खंड में उस सामग्री का बार बार उल्लेख होगा जिससे ये देखा जा सके कि अतीत के रिकॉर्ड से निवेशक के लिए आशा है, भले ही वो पोर्टफोलियो में तुलनात्मक रूप से अपरिवर्तित दीर्घावधिक बढ़ोतरी हो जिसका कारण उत्तरोत्तर चढ़ाव और गिरावट हो, या लगभग मंदी बाजार में कम भाव में खरीद की संभावना और शीघ्र ही तेजी के बाजार में उच्च पर बेचना हो। निवेश निर्णयों में बाजार की अस्थिरता से मार्गदर्शक। चूंकि निवेश ग्रेड के साधारण शेयरों के भावों में भी बार बार और विस्तृत अस्थिरता होती है, इसलिए इंटेलिजेंट इन्वेस्टर को इन दोलन अस्थिरता से फायदा लेने की संभावनाओं में रुचि होनी चाहिए। वो ऐसा 2 तरीके से कर सकता है, टाइमिंग का तरीका और प्राइसिंग का तरीका। टाइमिंग से हमारा मतलब शेयर बाजार की गतिविधियों का अनुमान लगाने की कोशिश है कि जब भविष्य में इसके बढ़ने की आशा हो तो खरीदा जाए या रखा जाए, और जब गिरावट का रुख हो तो बेचा जाए या खरीदने से बचा जाए। प्राइसिंग से हमारा मतलब है कि शेयरों को तब खरीदने का प्रयास करें जब वे अपने फेयर प्राइस से नीचे के भाव पर हों और उन्हें तब बेचें जब वे ऐसे मूल्य से ज्यादा हों। कम महत्वाकांक्षी प्राइसिंग ढांचे में प्रयास बस यही रहता है कि सुनिश्चित कर सकें कि जब भी आप खरीदें आप अपने शेयरों के लिए अधिक भुगतान ना करें। यह रक्षात्मक निवेशक के लिए पर्याप्त है जिसका जोर लॉन्ग पुल होल्डिंग पर रहता है, लेकिन ये बाजार स्तर पर जरूरी न्यूनतम ध्यान का प्रतिनिधित्व करता है। हमें भरोसा है कि इंटेलिजेंट इन्वेस्टर किसी भी प्राइसिंग प्रकार से संतोषजनक परिणाम ले सकता है। हम इसे लेकर भी सुनिश्चित हैं कि अगर इसका जोर टाइमिंग पर होगा तो इस तरह के पूर्वानुमान के मायने में वो अंत में स्पेकुलेटर हो जाएगा और उसे स्पेकुलेटर जैसे ही वित्तीय परिणाम हासिल होंगे। आम आदमी को यह भेद छोटा लग सकता है और साधारणतः वॉल स्ट्रीट भी इसे स्वीकार नहीं करता। कारोबार प्रथा या संभवतः पक्के इरादे के लिहाज से भी साधारण शेयरों के स्टॉक ब्रोकर और निवेश सेवाएं देने वाली कंपनियां इस नियम से बंधी हुई हैं कि निवेशकों और स्पेकुलेटर्स को बाजार भविष्यवाणियों का पूरा ध्यान रखना चाहिए। हमारा मानना है कि व्यक्ति वॉल स्ट्रीट से जितना दूर होता जाता है, शेयर के बाजार पूर्वानुमानों और टाइमिंग को लेकर झूठे दावों से उसका संदेह उतना ही बढ़ता जाता है। निवेशक उन पूर्वानुमानों को शायद ही गंभीरता से लेता है जो लगभग रोजाना ही आते रहते हैं, जिनसे उसे जवाब मिलते हैं। फिर भी बहुत से मामलों में वो उन पर ध्यान देता है और बल्कि उनके अनुसार कदम भी उठाता है। क्यों? क्योंकि वो इसी से आश्वस्त होता है कि उसके लिए शेयर बाजार के भविष्य को लेकर किसी तरह की राय बनाना जरूरी है, और क्योंकि उसे लगता है कि ब्रोकरेज और निवेश सेवाएं देने वाली कंपनियों के पूर्वानुमान कम से कम खुद उससे तो ज्यादा ही विश्वसनीय है। हम यहाँ स्थान की कमी के कारण बाजार पूर्वानुमान के फायदे और नुकसान पर विस्तार से चर्चा नहीं कर सकते। इस काम में बहुत ज्यादा दिमागी शक्ति लगती है और निसंदेह कुछ लोग शेयर बाजार के अच्छे विश्लेषक बनकर काफी धन कमा सकते हैं, लेकिन ये सोच असंगत है कि आम जनता कभी भी इन बाजार पूर्वानुमानों से धन कमा सकती है। आखिर तब खरीदने वाला कौन होगा?
जब आम जनता संकेत मिलते ही मुनाफे पर बेचने के लिए उतारू हो। अगर आप पाठक बाजार पूर्वानुमान के किसी सिस्टम या रहनुमाई के अनुपालन द्वारा कुछ ही वर्षों में अमीर हो जाने की उम्मीद करते हो, तो आप वही उम्मीद लगाए हैं जो अनगिनत लोग लगाए बैठे हैं, और इस तरह बाजार में अपने असंख्य प्रतिद्वंदियों से बेहतर करना चाहते हो। ऐसा कोई तार्किक आधार या अनुभव नहीं है जिससे माना जा सके कि कोई भी पारंपरिक या औसत निवेशक बाजार गतिविधियों का आम जनता जो खुद इसी का हिस्सा है, इससे ज्यादा सफलतापूर्वक अनुमान लगा सकता है। टाइमिंग के दर्शन का एक पहलू है जिस पर शायद अभी तक किसी का ध्यान नहीं गया। टाइमिंग का स्पेकुलेटर के लिए अत्यधिक मनोवैज्ञानिक महत्व है, क्योंकि वो अपना मुनाफा जल्दी कमाना चाहता है। अपने शेयर के चढ़ने के लिए 1 वर्ष तक इंतजार करने का विचार इसके प्रतिकूल है, लेकिन ऐसी प्रतीक्षा अवधि निवेशक के लिए कोई महत्व नहीं रखती। तो फिर उसे इसमें क्या फायदा है कि वो अपने धन को तब तक निवेशित नहीं रखे जब तक उसे कोई विश्वसनीय संकेत ना मिल जाए कि अब खरीदने का वक्त आ गया है। उसे लाभ तभी होगा जब प्रतीक्षा करने पर उसे बाद में पर्याप्त रूप से कम भाव पर खरीदने में सफलता मिल सके, जिससे वो अपनी लाभांश आय के नुकसान को पूरा कर सके। इसका यह मतलब हुआ कि निवेशक के लिए टाइमिंग का वास्तव में कोई मूल्य नहीं जब तक भाव के साथ मेल ना खाता हो, अर्थात इससे वो अपने शेयरों को पर्याप्त रूप से पिछले विक्रय भाव से कम पर पुनः ना खरीद सके। इस मामले में खरीद और बिक्री के टाइमिंग के डाउ के प्रसिद्ध सिद्धांत का असाधारण इतिहास रहा। संक्षेप में, इस तकनीक में एक विशेष किस्म के बैक थ्रू से शेयर को औसत चढ़ाव पर खरीदने का संकेत मिल जाता है और उसी ब्रेक थ्रू के माध्यम से गिरावट में बेचने का संकेत भी मिल जाता है। निकाले गए परिणाम, जो जरूरी नहीं कि सही हो, जिन्हें इस पद्धति से प्राप्त किया गया है, वो दर्शाते हैं कि 1897 से 1960 के दशक की शुरुआत तक लगभग हमेशा ही मुनाफे का अनवरत सिलसिला रहा है। इस प्रेजेंटेशन के आधार पर डाउ सिद्धांत का व्यवहारिक मूल्य मजबूती से स्थापित हो गया होता। संदेह यदि कोई हो तो इस प्रकाशित रिकॉर्ड की निर्भरता पर एक तस्वीर के रूप में लागू होगा जो एक डाउ सिद्धांतवादी ने वास्तव में बाजार में किया होगा। इन आंकड़ों का सूक्ष्मता से अध्ययन करने पर पता चलता है कि डाउ सिद्धांत द्वारा दिखाए गए परिणामों की गुणवत्ता में 1938 के बाद मौलिक रूप से बदलाव आया, यानी वॉल स्ट्रीट द्वारा इस सिद्धांत को गंभीरता से लेने के कुछ साल बाद इसकी सबसे शानदार उपलब्धि 1929 में बाजार टूटने से लगभग 1 महीना पूर्व 306 पर बेचने का संकेत देने और इसके अनुसरणकर्ताओं को लंबी बाजार मंदी से तब तक बाहर रखने की थी जब तक 1933 में 84 पर चीजें ठीक नहीं हो गई। लेकिन 1938 के बाद से डाउ सिद्धांत के उपयोग से इसके अभ्यासकर्ता अच्छे भाव पर बाहर निकल गए और बाद में उन्हें उच्च भाव पर पुनः खरीद करनी पड़ी। तकरीबन 30 वर्ष तक कोई भी व्यक्ति केवल DJIA को खरीद और रखकर अच्छा मुनाफा कमा सकता था। हमारे दृष्टिकोण में जो मुख्यतः इसी मसले के व्यापक अध्ययन पर आधारित है, डाउ सिद्धांत के परिणामों में बदलाव संयोगवश नहीं था। इसने बाजार और वित्त के क्षेत्र में पूर्वानुमान और ट्रेडिंग फार्मूले का निहित चरित्र दर्शाया था। जिन फार्मूलों को समर्थक मिलते हैं और महत्व मिलता है, उनके मामलों में ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उस काल अवधि में उन्होंने अच्छा काम किया, या कई बार केवल इसलिए क्योंकि वे अतीत के आंकड़ा रिकॉर्ड पर विश्वसनीय रूप से स्वीकार हुए थे। लेकिन जैसे जैसे इनकी स्वीकार्यता बढ़ती है, इनकी विश्वसनीयता कम होने लगती है। ये 2 कारणों से होता है। पहला, समय बीतने के साथ ही नए हालात उत्पन्न हो जाते हैं जिन पर पुराने फॉर्मूले काम नहीं करते। दूसरा, शेयर बाजार के मामलों में ट्रेडिंग सिद्धांत की लोकप्रियता अपने आप में बाजार के व्यवहार को प्रभावित करने लगती है, जिससे दीर्घावधि से इसके लाभ कमाने की संभावनाएं कम हो जाती हैं। डाउ सिद्धांत जैसी चीज की लोकप्रियता अपनी पुष्टि खुद करती है, क्योंकि यह खरीदने या बेचने के संकेत देकर अनुसरणकर्ताओं की गतिविधियों द्वारा बाजार में बढ़त या गिरावट उत्पन्न करती है। निश्चित ही इस तरह की भागदौड़ होने से ट्रेड करने वाली जनता के लिए फायदे से ज्यादा जोखिम बढ़ता है। कम पर खरीदें, अधिक पर बेचें वाला दृष्टिकोण। हमें यकीन है कि साधारण निवेशक पूर्वानुमान द्वारा भाव गतिविधियों को जानकर सफल नहीं हो सकता। क्या वो उनके होने के बाद फायदा उठा सकता है? अर्थात हर बड़ी गिरावट के बाद खरीदना और हर बड़े चढ़ाव के बाद बेचना। 1950 से पहले बाजार के उतार चढ़ाव के अनेक वर्ष की अवधि में इस विचार को काफी प्रोत्साहन मिला। चतुर निवेशक की आदर्श परिभाषा थी कि ऐसा व्यक्ति जो मंदी के बाजार में खरीदता है जब बाकी सब बेच रहे हों और तेजी के बाजार में तब बेचता है जब बाकी सब खरीद रहे हों,
1900 से 1970 के बीच की स्टैंडर्ड एंड पुअर्स के कंपोजिट इंडेक्स की अस्थिरता इसमें शामिल है और हम स्पष्ट देख सकते हैं कि ये दृष्टिकोण अभी हाल के वर्षों तक काफी कामयाब क्यों रहा। 1897 से 1949 के बीच 10 पूर्ण बाजार चक्र थे जो मंदी के बाजार के न्यून से तेजी के बाजार के शीर्ष तक और फिर वापस मंदी के बाजार के न्यून पर आए। इनमें से 6 को होने में 4 वर्ष भी नहीं लगे, 4 तो 6 या 7 वर्ष तक चले और एक प्रसिद्ध वर्ष 1921 से 1932 का नवयुगीन चक्र 11 वर्षों तक बना रहा। न्यून से शीर्ष तक का प्रगति प्रतिशत 44% से 500% की रेंज में रहा, जिसमें ज्यादातर 50% और 100% के बीच था। अनुवर्ती गिरावट का प्रतिशत 24% से 89% की रेंज में रहा, जिसमें ज्यादातर 40% और 50% से मिले। याद रखना होगा कि 50% की गिरावट पिछली 100% की प्रगति को पूर्णतः समाप्त कर देती है। तेजी के लगभग सभी बाजारों में काफी कुछ विशेषताएं एक समान थी, जैसे कि नंबर 1 ऐतिहासिक रूप से उच्च भाव स्तर, नंबर 2 हाई प्राइस अर्निंग्स रेशियो, नंबर 3 बॉन्ड यील्ड के मुकाबले कम लाभांश यील्ड, नंबर 4 मार्जिन पर अत्यधिक स्पेकुलेशन और नंबर 5 खराब गुणवत्ता वाले बहुत से नए साधारण शेयर इश्यू प्रस्ताव। इस प्रकार शेयर बाजार के इतिहास का अध्ययन करने वाले छात्र को लगेगा कि इंटेलिजेंट इन्वेस्टर को बार बार होने वाले मंदी और तेजी के बाजार को पहचानने में सक्षम होना चाहिए, जिससे वो मंदी में खरीद सके और तेजी पर बेच सके, और वो ये काम मुख्यतः कम समय अवधि के भीतर ही कर ले। आम बाजार में खरीदने और बेचने के स्तरों की पहचान के लिए अनेक पद्धतियां विकसित की गई हैं, जो या तो वैल्यू फैक्टर या भाव की प्रतिशत गति या दोनों पर आधारित हैं। लेकिन हम कहना चाहेंगे कि 1949 में तेजी के अपूर्व बाजार के आरंभ होने के पहले बाजार चक्रों में लगातार पर्याप्त विविधता थी, जो कम पर खरीदने और ज्यादा पर बेचने की वांछित प्रक्रिया को जटिल और कभी कभी निराश करने वाली भी बना देती थी। निसंदेह इन सब विचलनों में सबसे विशिष्ट 1920 के दशक के अंत का शानदार तेज बाजार था, जिसने सभी गणनाओं को धता बता दिया। यहां तक कि 1949 में तत्पश्चात ऐसा कोई सुनिश्चित साधन नहीं था जिस पर निवेशक अपनी वित्तीय नीतियों और प्रक्रियाओं को मुख्य रूप से आधारित कर सके, ताकि वो मंदी के बाजार में कम स्तर पर खरीदने और तेजी के बाजार में उच्च स्तर पर बेचने का काम कर सके। इस सिलसिले में ज्ञात हुआ कि वास्तव में इससे उलट बात सत्य थी। बीते 20 वर्षों के बाजार व्यवहार ने पिछले पैटर्न का अनुपालन नहीं किया और न ही उन्हें माना जो पहले जोखिम के सुस्थापित संकेत थे, न ही कम पर खरीदने और ज्यादा पर बेचने के पुराने नियम को लागू करने में सफलता हासिल हो सकी। हम नहीं जानते कि पुराना काफी हद तक नियमित तेजी और मंदी के बाजार का पैटर्न कब वापस आएगा, लेकिन हमें निवेशक के लिए यह अवास्तविक लगता है कि वो अपनी वर्तमान पॉलिसी के पुराने फॉर्मूले के आधार पर आजमाएं, अर्थात कोई भी साधारण शेयरों को खरीदने से पहले स्पष्ट रूप से मंदी के बाजार की प्रतीक्षा करे। फिर भी हमारी अनुशंसित नीति में यदि निवेशक चाहे तो अपने पोर्टफोलियो में साधारण शेयरों और बॉन्ड्स के अनुपात में बदलाव का प्रावधान रखा गया है, जो इस पर निर्भर हो कि शेयरों का भाव स्तर वैल्यू के मानकों पर कम आकर्षक है या ज्यादा। फॉर्मूला प्लान। शेयर बाजार में बढ़त के आरंभिक वर्षों की शुरुआत 1949-1950 के बीच हुई थी। उस दौरान शेयर बाजार के चक्रों से लाभ लेने की विभिन्न पद्धतियों के निर्माण में गहन दिलचस्पी को काफी महत्व दिया गया था। इन्हें फॉर्मूला इन्वेस्टमेंट प्लान के नाम से जाना जाता है। ऐसे प्लान का सार डॉलर एवरेजिंग जैसे सरल मुद्दे के अलावा ये होता है कि निवेशक बाजार में बढ़त होने पर स्वतः ही कुछ बिक्री कर सके। इनमें से अनेक में बाजार स्तर में बहुत बड़ी बढ़त होने का परिणाम साधारण शेयर होल्डिंग की बिक्री के रूप में होता है। अन्य में सभी तरह की परिस्थितियों में अल्प अनुपात में इक्विटी को अपने पास रखते हैं। इस पद्धति में ठोस तर्क और रूढ़िवाद का दोहरा आकर्षण था और इसने अतीत में कई वर्षों तक शेयर बाजार में सोच विचार कर लागू करने के शानदार परिणाम दर्शाए। दुर्भाग्य से थोड़े ही समय में इसका बोलबाला हो गया, जबकि इसकी कामयाबी बहुत कम थी। 1950 के दशक के मध्य में बहुत से फार्मूला निर्माताओं ने अपने आप को पूरी तरह या लगभग शेयर बाजार से बाहर पाया। सच है उन्होंने शानदार मुनाफा कमाया, लेकिन विस्तृत मायनों में इसके बाद बाजार उनसे भागने लगा था और अपने फॉर्मूलों द्वारा उन्हें अपने साधारण शेयरों को पुनः खरीदने का अवसर बहुत कम मिलता था।
1950 के दशक की शुरुआत में फॉर्मूला इन्वेस्टिंग प्रस्ताव को अपनाने वालों और कुछ 20 वर्ष पूर्व डाउ सिद्धांत के पूर्णतः यांत्रिकी संस्करण का इस्तेमाल करने वालों के अनुभव काफी कुछ एक जैसे थे। दोनों ही मामलों में प्रसिद्धि ठीक उसी वक्त मिली जब व्यवस्था ने भली भांति काम करना बंद कर दिया था। हमें अपने सेंट्रल वैल्यू मेथड में भी ऐसा ही असहज कर देने वाला अनुभव हुआ, जो डाउ जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज में खरीदने और बेचने के स्तर के संकेतों को पहचानता था। इसका सबक यही प्रतीत होता है कि शेयर बाजार में धनार्जन की कोई भी पद्धति ज्यादा से ज्यादा लोगों को बहुत आसान और अपनाने योग्य लगे तो वो ज्यादा चलने वाली नहीं होती। स्पिनोजा की टिप्पणी वॉल स्ट्रीट के साथ ही साथ इस दर्शन पर भी लागू होती है। सभी शानदार चीजें उतनी ही कठिन होती हैं जैसे बहुत दुर्लभ हो। निवेशक पोर्टफोलियो की बाजार अस्थिरता। साधारण शेयर खरीदने वाले किसी भी निवेशक को बीतते वर्षों के साथ ही उनके मूल्य में उतार चढ़ाव को देखने की उम्मीद रखनी चाहिए। 1964 में हमारे पिछले संस्करण लिखते वक्त से ही DJIA के व्यवहार से संभवतः साफ हो जाता है कि उस रूढ़िवादी निवेशक के स्टॉक पोर्टफोलियो में क्या हुआ जिसने अपनी शेयर होल्डिंग को बड़े प्रमुख और रूढ़िवादी वित्त पोषित कॉरपोरेशन तक सीमित रखा। उसकी कुल मूल्य वृद्धि 890 के औसत स्तर से 995 के उच्च तक 1966 में और 1968 में पुनः 985 पर पहुंच गई थी। वो 1970 में 631 तक गिर गई और 1971 की तुलना में लगभग पूर्ण रिकवर करते हुए 940 पर पहुंच गई। चूंकि एकल इश्यू अपने शीर्ष और न्यून स्तर पर अलग अलग समय पर स्पर्श करते हैं, अतः डाउ जोन्स समूह की अस्थिरता समग्र रूप से भिन्न घटकों के मुकाबले कम गंभीर रहती है। हमने अलग प्रकार के विविधीकृत और रूढ़िवादी साधारण शेयर पोर्टफोलियो में भाव अस्थिरता का पता लगाया है और हमने पाया कि कुल परिणाम बहुत अलग होने की संभावना नहीं है। आमतौर पर सेकंड लाइन कंपनियों के शेयरों में बड़ी कंपनियों के मुकाबले अधिक उतार चढ़ाव आता है, लेकिन इसका ये मतलब कतई नहीं कि सुस्थापित लेकिन छोटी कंपनियों के समूह में दीर्घावधि में प्रदर्शन खराब रहता है। कुछ भी हो, निवेशक अपने को इस संभावना के लिए पहले ही तैयार कर सकता है कि इस बात की बहुत कम संभावना है कि अगले 5 वर्षों तक विभिन्न कालखंड में उनके शेयरों में न्यूनतम बिंदु से 50 या अधिक की बढ़ोतरी होगी और उनके उच्चतम भाव से 1/3 या ज्यादा की गिरावट आएगी। गंभीर निवेशक इस पर कभी विश्वास नहीं करेगा कि शेयर बाजार में दिन प्रतिदिन या माह दर माह के उतार चढ़ाव उसे धनवान या निर्धन बना सकते हैं। लेकिन दीर्घावधि या बड़े बदलावों का क्या? यहाँ व्यवहारिक सवाल सामने आते हैं और इन मानसिक समस्याओं के बढ़कर जटिल होने की संभावना है। बाजार में महत्वपूर्ण वृद्धि तुरंत ही संतोष और ध्यानपूर्वक मनन का कारण है, लेकिन साथ ही ये अविवेक में कदम उठाने की ठोस उत्तेजना भी लाती है। आपके शेयरों का भाव बढ़ा है, अच्छा है, आप पहले से ज्यादा धनवान हैं, ये भी अच्छा है, लेकिन क्या ये भाव बढ़त बहुत ज्यादा है? और क्या आप इन्हें बेचने के बारे में सोच रहे हैं, या क्या आप अपने को कोस रहे हैं कि इनके कम स्तर पर रहते आपने और शेयर क्यों नहीं खरीदे? या सबसे खराब विचार, क्या अब आपको तेजी के बाजार के वातावरण के अनुरूप तैयारी करनी चाहिए, जिससे आप उत्साह, अति आत्मविश्वास और महान जनता के लोभ, जिसका आखिरकार आप भी हिस्सा हैं, उसके कारण दूषित हो जाते हैं और आप बड़ा और जोखिमपूर्ण संकल्प कर बैठते हैं? इसलिए हम लिखित में कहते हैं कि इस अंतिम प्रश्न का उत्तर स्पष्ट रूप से ना है, लेकिन इसके लिए इंटेलिजेंट इन्वेस्टर को भी काफी इच्छा शक्ति चाहिए होगी कि वो भीड़ के पीछे चलने से बच सके। मानव स्वभाव के इन्हीं कारणों से बाजार वित्तीय लाभ या हानि की गणनाओं के हम ऐसी यांत्रिक पद्धति के पक्ष में हैं जो निवेशक के पोर्टफोलियो में शेयरों और बॉन्ड्स के अनुपात को घटाता बढ़ाता रहे। इसका संभवतः सबसे बड़ा फायदा यह होगा कि ऐसे फॉर्मूलों से उसे कुछ करने के लिए मिल जाएगा। जब बाजार चढ़ रहा होगा तब वो समय समय पर अपनी स्टॉक होल्डिंग से बिक्री करता रहेगा और बॉन्ड्स की संख्या बढ़ाता रहेगा, और गिरावट आने पर वो इस प्रक्रिया के विपरीत करेगा। इन गतिविधियों से उसकी अन्य दबी ऊर्जा बाहर आ सकेगी। अगर वो सही निवेशक है तो उसके लिए यह विचार संतोष बढ़ाने वाला होगा कि उसके कदम भीड़ से ठीक उलट हैं। कारोबारी अनुमान बनाम शेयर बाजार अनुमान। बाजार की अस्थिरता से निवेशक की वास्तविक स्थिति पर पड़ने वाले प्रभाव को शेयर धारक के विभिन्न कारोबारों में आंशिक स्वामित्व के नजरिए से भी देखना चाहिए। बाजार में बिके शेयरों के स्वामी का वास्तव में दोहरा स्तर होता है और वो इससे अपने मन मुताबिक किसी का भी लाभ ले सकता है।
एक तरफ निजी कारोबार में उसकी स्थिति छोटे शेयर धारक या निष्क्रिय भागीदार जैसी होती है, जहां उसे मिलने वाले परिणाम पूरी तरह से कंपनी के मुनाफे या उसकी आस्तियों के आधारभूत मूल्य में बदलाव पर निर्भर करते हैं। आज के निवेशक के लिए इस सूत्र का अनुसरण करने के लिए आदर्श रणनीति रीबैलेंसिंग यानी पुनर्संतुलन है। हाल ही के वर्षों में शेयर बाजार में हुए विकास से पारंपरिक निवेशक भावों की बोली पर ज्यादा निर्भर है और अपने को मात्र कारोबार स्वामी होने की पहले वाली सोच से कम स्वतंत्र है। इसका कारण है कि वो जिन सफल कंपनियों में अपनी होल्डिंग को केंद्रित रखना चाहता है, वे लगातार अपने कुल आस्ति मूल्य या बुक वैल्यू या बैलेंस शीट वैल्यू के भाव से काफी ज्यादा पर शेयर बेचती है। इन बाजार प्रीमियमों का भुगतान करने के लिए निवेशक को अपना संचित धन लगाना पड़ता है और अपनी प्रतिबद्धताओं को शेयर बाजार द्वारा वैध ठहराने पर निर्भर होना पड़ता है। यह आज के निवेश का सबसे महत्वपूर्ण कारक है और इस पर उससे कम ध्यान दिया जाता है जितना देना चाहिए। शेयर बाजार में बोली के संपूर्ण ढांचे में अंतर्निहित विरोधाभास मौजूद है। कंपनी का रिकॉर्ड और संभावनाएं जितनी बेहतर होंगी, उसके शेयरों के भाव का उसकी बुक वैल्यू से उतना ही कम संबंध होगा, लेकिन प्रीमियम बुक वैल्यू से जितना ज्यादा होगा, उतना ही उसके अंतर्निहित मूल्य को निर्धारित करने में कम निश्चितता होगी। अर्थात ये मूल्य कितना ज्यादा होगा, ये शेयर बाजार के बदलते मूड और पैमानों पर निर्भर करेगा। इस तरह हम ऐसे अंतिम विरोधाभास तक पहुंचते हैं कि कंपनी जितनी अधिक सफल होगी, इसके शेयरों के भाव में अस्थिरता उतनी ही अधिक हो सकती है। इसका असली अर्थ यह हुआ कि वास्तविक मायनों में साधारण शेयरों की गुणवत्ता जितनी अच्छी होगी, उनके उतने ही अधिक स्पेकुलेटिव होने की उम्मीद है, खासकर तब जब उनकी तुलना कम शानदार मिडिल ग्रेड इशू से की जाए। हमने जो कहा वो ऐसी दिग्गज ग्रोथ कंपनियों में तुलना पर लागू होता है जिनके बहुत से सुस्थापित कारोबार हैं। हमारे कार्य क्षेत्र में वे नहीं आते जिनके इशू इसलिए अत्यधिक स्पेकुलेटिव हों क्योंकि उनके कारोबार अपने आप में स्पेकुलेटिव है। उपरोक्त तर्क हमारी सबसे सफल और आकर्षक कंपनियों के अक्सर अस्थिर भाव व्यवहार को स्पष्ट कर देता है। इसके लिए हमारा पसंदीदा उदाहरण सबका सम्राट इंटरनेशनल बिजनेस मशीन यानी IBM है। 1962-63 में 7 महीनों के बीच इसके शेयर का भाव 607 से गिरकर 300 रह गया। 2 स्प्लिट के बाद 1970 में इसका भाव 387 से गिरकर 219 हो गया। इसी तरह ज़ीरोक्स यानी हाल के दशक की एक और कमाई करने वाली कंपनी 1962-63 के बीच 171 से गिरकर 87 और 1970 में 116 से गिरकर 65 पर पहुंच गई थी। इन बड़े नुकसानों से IBM और ज़ीरोक्स की दीर्घावधिक भावी तरक्की पर संदेह का कोई संकेत नहीं था, बल्कि यह प्रीमियम वैल्यूएशन में भरोसे की कमी को दर्शाता था जो शेयर बाजार ने खुद इन शानदार संभावनाओं में दिखाया था। पिछली चर्चाओं में हम साधारण शेयरों में रूढ़िवादी निवेशक के लिए व्यवहारिक महत्व के निष्कर्ष पर पहुंचे थे। अगर वो अपने पोर्टफोलियो चयन में किसी भी चीज का खास ध्यान रखता है तो उसके लिए सबसे अच्छा यही है कि ऐसे इश्यू पर ध्यान केंद्रित करे जो अपने वर्तमान आस्ति मूल्य के यथोचित निकट समीपता पर बिक रहे हों। जैसे ये इस संख्या से 1/3 से ज्यादा ना हो। इस स्तर पर या इससे नीचे की गई तर्कपूर्ण खरीद को कंपनी की बैलेंस शीट के आलोक में देखना चाहिए, जिससे इसके बाजार भाव में अस्थिरता के लिए न्यायोचित या स्वतंत्र मदद मिल सके। ऐसा कोई भी प्रीमियम जो बुक वैल्यू से ज्यादा हो उसे शेयर बाजार में सूचीबद्ध होने के लाभ या इसके बाजार विपणन के लिए अतिरिक्त भुगतान मानना चाहिए। यहाँ एक सावधानी बरतनी होगी। कोई शेयर केवल इसलिए अच्छा निवेश नहीं हो जाता क्योंकि इसे उसके आस्ति मूल्य पर खरीदा जा सकता है। इसके अलावा निवेशक को संतोषजनक अर्निंग्स को प्राइस रेशियो, पर्याप्त रूप से मजबूत वित्तीय स्थिति तथा आगामी कुछ वर्षों तक इसकी आय के कम से कम स्थिर रहने की संभावना की मांग करनी चाहिए। यह मांग शायद किसी औसत भाव वाले शेयर के लिए कुछ ज्यादा हो सकती है, लेकिन सब नहीं तो खतरनाक ढंग से उच्च बाजार स्थितियों में इनका मिलना ज्यादा मुश्किल नहीं होता। एक बार जब निवेशक शानदार संभावना अर्थात औसत अनुमानित वृद्धि से अधिक को भूलने को तैयार होता है तो इसे उस पैमाने पर खरे उतरते अनेक इशू तलाशने में कोई कठिनाई नहीं होती। साधारण शेयरों के चुनाव वाले हमारे अध्यायों में हमने डेटा दर्शाया है कि 1970 के अंत में हमारे आस्ति मूल्य पैमाने पर DJIA के आधे से ज्यादा इशू खरे उतरते थे। इन सब में सबसे ज्यादा खरीद निवेश अमेरिकन टेल एंड टेल था।
जो हमारे ये लिखते वक्त वास्तव में अपने वर्तमान आस्ति मूल्य से कम पर बिक रहा था। प्रकाश और विद्युत शेयरों में से अधिकांश अपने अन्य लाभ के साथ ही अब 1972 की शुरुआत में उस भाव पर उपलब्ध हैं जो उनके आस्ति मूल्य के उचित रूप से निकट है। स्टॉक पोर्टफोलियो रखने वाले निवेशक जिनकी बुक वैल्यू ऐसी हो, शेयर बाजार की अस्थिरता को लेकर उन लोगों के मुकाबले काफी अधिक मुक्त और बेपरवाह नजरिया रख सकते हैं जिन्होंने आय और वर्तमान आस्तियों दोनों से ही कई गुना ज्यादा का भुगतान किया है। जब तक उसकी होल्डिंग की अर्जन शक्ति संतोषप्रद रहती है, तब तक वो शेयर बाजार की अनियमितताओं को जितना चाहे उतना अनदेखा कर सकता है। इससे अधिक वो इन अनियमितताओं का उपयोग कम पर खरीदने और ज्यादा पर बेचने के माहिर खेल में भी कर सकता है। A&P उदाहरण। इस वक्त हम एक मौलिक उदाहरण देते हैं जो कुछ वर्ष पुराना है, लेकिन हमें विशेष रूप से प्रिय है क्योंकि ये कॉरपोरेट और निवेश अनुभवों के अनेक पहलुओं को जोड़ता है। इसमें ग्रेट अटलांटिक एंड पैसिफिक टी कंपनी शामिल है। तो किस्सा ये है, A&P के शेयर में ट्रेड की शुरुआत कर्ब मार्केट से हुई। अब अमेरिकी स्टॉक एक्सचेंज है। 1929 में ये 494 के शीर्ष पर बिके। 1932 तक ये गिरकर 104 पर पहुंच गए। हालांकि कंपनी की आय तकरीबन पिछले प्रलयंकारी वर्ष जितना ही अधिक थी। वर्ष 1936 में इसकी रेंज 111 से 131 के बीच रही। तत्पश्चात 1938 की कारोबारी मंदी और मंदी के बाजार में शेयर गिरकर नए न्यूनतम 36 पर पहुंच गए। ये भाव असाधारण था। इसका अर्थ था कि प्रेफर्ड और साधारण शेयर एक साथ 126 मिलियन डॉलर पर बिक रहे थे। हालांकि कंपनी ने अभी हाल ही में रिपोर्ट दी थी कि उनके पास सिर्फ नकद में ही 85 मिलियन डॉलर रखा है तथा वर्किंग कैपिटल या कुल वर्तमान आस्ति 134 मिलियन डॉलर की है। A&P दुनिया का तो नहीं परंतु अमेरिका का सबसे बड़ा रिटेल उद्यम था जिसकी कई वर्षों की बड़ी कमाई का सतत और आकर्षक रिकॉर्ड रहा था। फिर भी 1938 में शानदार कारोबार को वॉल स्ट्रीट ने इसके मात्र वर्तमान वैल्यू से भी कम कीमत का मान लिया, जो इतना तुच्छ था जैसे कोई बंद होने वाला संस्थान हो। क्यों? पहला, क्योंकि स्टोर श्रृंखलाओं पर विशेष टैक्स का जोखिम था। दूसरा, क्योंकि पिछले वर्ष शुद्ध मुनाफा कम हुआ। और तीसरा, क्योंकि बाजार में मंदी थी। इन कारणों में से पहला अतिशयोक्तिपूर्ण था और इसका कारण बेवजह का डर था। बाकी दोनों आदर्श रूप से अस्थायी प्रभाव थे। मान लेते हैं कि निवेशक ने 1937 में A&P के शेयर उसकी 5 वर्षीय औसत आय से 12 गुना या लगभग 80 पर खरीदे थे। हमारे लिए ये सोचना कठिन होगा कि 36 तक की आगामी गिरावट उसके लिए कोई महत्व नहीं रखती थी। उसे इस पूरी तस्वीर का सावधानी से आकलन करना चाहिए था कि कहीं उसकी गणना में कोई गलती तो नहीं थी। लेकिन अगर उसका अध्ययन भी इसी परिणाम की पुष्टि करता जैसा कि उसे करना चाहिए था, तो उसे बाजार की गिरावट को अस्थायी वित्तीय लहर मानना चाहिए था। और अगर उसके पास इसका लाभ लेने योग्य धन और साहस था, तो उसे बार्गेन आधारित प्रस्तावों की अधिक खरीदारी कर लेनी चाहिए थी। अगली कड़ी और प्रतिबिंब। अगले 1939 में A&P के शेयर बढ़कर 117 या 1938 के न्यूनतम भाव से 3 गुना तथा 1937 के औसत से अधिक हो गए। साधारण शेयरों के व्यवहार में ऐसा बदलाव कतई असाधारण नहीं था, लेकिन A&P के मामले में यह अत्यधिक हैरान कर देने वाला था। 1949 के बाद के वर्षों में ग्रोसरी चेन के शेयरों के भाव आम बाजारों के साथ ही बढ़े। अंत में 1961 में स्प्लिट ऑफ स्टॉक 10 for 1 70.5 के शीर्ष तक पहुंच गए, जो 1938 के शेयर के 705 के बराबर था। ये 70.5 का भाव इस तथ्य के मद्देनजर उल्लेखनीय है कि ये 1961 की आय से 30 गुना था। ऐसे प्राइस और अर्निंग के रेशियो से, जो उस वर्ष के DJIA की तुलना में 23 गुना था, निश्चित ही आय में बड़ी वृद्धि की संभावनाओं को बल मिला। इस आशावाद की कंपनी के पिछले वर्षों के आय रिकॉर्ड से पुष्टि नहीं होती और ये पूरी तरह गलत साबित हुआ। तेजी से बढ़ने की जगह आगामी अवधि में आय में आमतौर पर गिरावट आई। इस 70.5 के शीर्ष भाव वाले वर्ष के बाद ये लगभग आधे गिरकर 34 पर पहुंच गए। लेकिन इस बार इन शेयरों में बार्गेन का गुण नहीं था, जैसा कि उन्होंने 1938 के कम भाव में दर्शाया था। अनेक प्रकार की अस्थिरता के बाद 1970 में भाव और गिरकर 21.5 पर और 1972 में 18 पर पहुंच गए और तब इसने इतिहास में अपना पहला तिमाही घाटा दर्ज करवाया।
इस इतिहास में हमने देखा कि एक प्रमुख अमेरिकी कंपनी में एक ही पीढ़ी के दौरान कितना व्यापक उतार चढ़ाव आ सकता है। ये उतार चढ़ाव जनता की इसके शेयरों के मूल्य की गलत गणना और अत्यधिक आशावाद या निराशावाद में भी था। 1938 में कारोबार अच्छा था, लेकिन शेयर लेने वाले नहीं थे। 1961 में जनता हास्यास्पद रूप से उच्च भाव पर शेयरों की मांग कर रही थी। इसके बाद ही बाजार मूल्य में आधे की त्वरित हानि हुई और कुछ वर्ष बाद एक और फिर बड़ी गिरावट आई। इस बीच कंपनी शानदार से औसत आय प्रदर्शनकर्ता में बदल गई। 1968 के उछाल वर्ष में इसका लाभ 1958 से भी कम था। इसने छोटे स्टॉक में भ्रामक लाभांशों का भुगतान किया, जो सरप्लस में किसी वर्तमान जोड़ की वजह से जरूरी नहीं थे, और ऐसी ही अन्य बातें। A&P जो 1961 और 1972 में 1938 के मुकाबले बड़ी कंपनी थी, लेकिन न ठीक से चल रही थी और न ही मुनाफे में थी और न ही आकर्षक रह गई थी। इस कहानी की मुख्यतः दो सीख है। पहली कि शेयर बाजार अक्सर कभी भी पूर्णतः गलत हो जाता है और कई बार एक सावधान और साहसी निवेशक इसकी आम कमियों का फायदा उठा सकता है। और दूसरा कि वर्ष बीतने के साथ ही ज्यादातर कारोबारों का चरित्र और गुणवत्ता बदल जाते हैं। कई बार ये अच्छे के लिए तो शायद अधिकांशतः बुरे के लिए होता है। निवेशक को कंपनी के प्रदर्शन पर बाज जैसी नजर नहीं रखनी चाहिए, लेकिन ये समय समय पर अच्छी और पैनी नजर हो। चलिए अब अपनी तुलना पर वापस लौटते हैं, जो विक्रय योग्य शेयरों के धारक तथा निजी कारोबार में रुचि लेने वाले व्यक्ति के बीच है। हमने कहा कि शेयर धारकों के पास ये विकल्प होता है कि वे अपने को उन विभिन्न व्यवसायों में मात्र सह हिस्सेदार के तौर पर देखें जिनमें उन्होंने निवेश किया है, या ऐसे शेयर धारकों के जो जब चाहे उन्हें बाजार भाव पर कभी भी बेच सकते हैं। लेकिन ये तथ्य महत्वपूर्ण है। सच्चा निवेशक शायद ही कभी मजबूर होकर अपने शेयर बेचे, और अन्य वक्त वो शेयर के मौजूदा भाव से भी बेपरवाह रहता है। वो इस पर केवल उसी सीमा तक ध्यान देता और कार्रवाई करता है जितनी जरूरत हो, न कि इससे ज्यादा। इस प्रकार वो निवेशक जो अपने होल्डिंग के भाव में अनुचित गिरावट को लेकर हड़बड़ी या व्यर्थ चिंता करने लगे, तो वो अपने पूर्व के बुनियादी फायदे को बुनियादी नुकसान में बदल देगा। इस व्यक्ति के लिए यही अच्छा होगा कि उसके शेयर की कोई बाजार कोटेशन ही ना हो। इससे वो उस मानसिक यंत्रणा से बच जाएगा जो अन्य लोगों के गलत फैसलों के कारण पैदा होती है। प्रसंगवश एक ऐसी ही व्यापक स्थिति वास्तव में 1931-1933 में मंदी के अंधकारमय दिनों के दौरान आई थी। तब कारोबारी हितों का स्वामी होने का मानसिक लाभ था, क्योंकि उस वक्त बोली लगाने वाले बाजार नहीं होते थे। उदाहरण के लिए, जिन लोगों के पास रियल एस्टेट के पहले मॉर्गेज थे और जो उसके लिए ब्याज भुगतान कर रहे थे, वे कह सकते थे कि उनके निवेश का पूरा मूल्य सुरक्षित है। तब इसकी विपरीत अवस्था बताने वाली बाजार मांग नहीं होती थी। वहीं दूसरी ओर अनेक सूचीबद्ध कॉरपोरेशन के बॉन्ड्स, जिनकी गुणवत्ता बेहतर थी और जिनमें अधिक आधारभूत शक्ति थी, बाजार मांग में गंभीर संकुचन दिखा रहे थे, जिससे उनके मालिकों को यकीन हो चला था कि वे काफी गरीब होते जा रहे हैं। वास्तव में कम भाव होने के बावजूद सूचीबद्ध प्रतिभूतियों के मालिकों की स्थिति बेहतर थी, क्योंकि अगर वे चाहें या मजबूरी हो तो कम से कम अपने इशू बेच तो सकते थे और संभवतः बेहतर बार्गेन के लिए बदल सकते थे, या वे तर्कपूर्ण होकर बाजार की गतिविधियों को नजरअंदाज कर सकते थे, क्योंकि वे अस्थायी और बुनियादी रूप से निरर्थक थीं। लेकिन ये अपने आप को धोखा देने वाली बात है कि अगर आप ये कहें कि आपको संकुचन से हानि सिर्फ इसलिए नहीं हो रही क्योंकि आपकी सिक्योरिटी की बाजार मांग नहीं है। अपने 1938 में A&P शेयर धारक पर लौटते हैं। हमने अनुमान लगाया था कि जब तक वो इन शेयरों को अपने पास रख सकता था, उसे इनके भाव की गिरावट से कोई नुकसान नहीं होता, खासतौर पर अगर वो खुद अपने आप से उस वक्त आधारभूत या वर्तमान मूल्य के घटने की बात नहीं कहता। अगर ऐसा संकुचन नहीं होता तो उसे इस उम्मीद का अधिकार था कि थोड़े ही वक्त में बाजार में मांग पुनः 1937 के स्तर की या इससे बेहतर होने वाली है, जैसा कि आगामी वर्षों में इसके साथ सचमुच हुआ। इस मामले में उसकी स्थिति कम से कम उतनी ही अच्छी थी जैसी निजी कारोबार में हित खरीदने वाले की, जिसके शेयरों की बाजार में मांग नहीं थी। इस मामले में भी 1938 की मंदी के प्रभाव के कारण अपनी होल्डिंग के लागत अंश को मानसिक रूप से कम करने में उसे न्यायोचित माना भी जा सकता है और नहीं भी।
जो इस पर निर्भर है कि उसकी कंपनी के साथ क्या हुआ था। शेयर निवेश में वैल्यू अवधारणा के आलोचक तर्क देते हैं कि सूचीबद्ध साधारण शेयरों को उस तरह उचित रूप से माना नहीं जा सकता या उनका मूल्यांकन नहीं किया जा सकता जैसे किसी उसी किस्म की निजी एंटरप्राइजेस को कर सकते हैं, क्योंकि एक व्यवस्थित प्रतिभूति बाजार की उपस्थिति इक्विटी स्वामित्व में नए और अति महत्वपूर्ण गुण यानी तरलता को अंतर्निहित करती है। लेकिन तरलता का वास्तविक अर्थ क्या है? पहला, निवेशक के पास शेयर बाजार में अपने शेयर के दैनिक और बदलते मूल्यांकन से लाभ उठाने की सुविधा होती है, भले ही वो मूल्यांकन कितने भी काम का हो। और दूसरा, निवेशक अगर चाहे तो अपने निवेश को बाजार के दैनिक आंकड़ों के मुताबिक अधिक या कम कर सकता है। इस प्रकार भाव बाजार होने से निवेशक को कुछ ऐसे विकल्प मिल जाते हैं जो प्रतिभूति का भाव बाजार नहीं होने पर मिलते हैं, लेकिन ये उस निवेशक के मौजूदा भाव पर लागू नहीं होता जिसकी मूल्य प्राथमिकता का स्रोत कुछ और हो। चलिए अब इस खंड को एक नीति कथा के साथ समाप्त करते हैं। कल्पना कीजिए कि किसी छोटे निजी कारोबार में आपका छोटा सा शेयर हो जो आपको $1000 का पड़ा। आपका एक भागीदार जिनका नाम श्रीमान बाजार है, वो आपका बड़ा एहसान मानते हैं। वे आपको रोज बताते हैं कि उनके अनुसार आज आपके हिस्से का मूल्य क्या है, और साथ ही वो इसी आधार पर आपको कुछ को बेचने और कुछ और हिस्सा खरीदने का प्रस्ताव भी देते रहते हैं। कई बार उनका मूल्य संबंधी विचार विश्वसनीय होता है और कारोबारी विकास और संभावनाओं पर न्यायोचित होता है, क्योंकि आप ये जानते हैं। वहीं दूसरी ओर अक्सर श्रीमान बाजार में उत्साह या भय का पुट भी रहता है और आपको उनका लगाया मूल्य थोड़ा मूर्खतापूर्ण लगता है। अगर आप बुद्धिमान निवेशक या सयाने व्यवसायी हैं, तो क्या आप श्रीमान बाजार के दैनिक संवाद को उस उद्यम में अपने हिस्से के $1000 के मूल्य के दृष्टिकोण का आधार बनाएंगे? केवल तभी जब आप या तो उनसे सहमत हो या उनके साथ सौदा करना चाहते हो। जब वो आपके लिए हास्यास्पद रूप से अधिक भाव दें तो आप उन्हें सहर्ष बेच देंगे, और जब कम भाव लगाएं तो सहर्ष खरीद भी लेंगे। लेकिन बाकी वक्त आप अपनी होल्डिंग का खुद मूल्य निर्धारण की समझदारी दिखाएंगे, जो कंपनी के परिचालन और वित्तीय अवस्था की पूर्ण रिपोर्ट पर आधारित होगा। सच्चा निवेशक भी इसी तरह की स्थिति में होता है। जब उसके पास सूचीबद्ध साधारण शेयर होते हैं, वो दैनिक बाजार का भाव का लाभ ले सकता है या इसकी परवाह नहीं करता, जैसा कि उसका अपना फैसला या रुझान होगा। उसे भाव में अहम परिवर्तनों का संज्ञान लेना ही होगा, अन्यथा उसके फैसले काम नहीं आएंगे। संभव है कि इससे उसे कोई चेतावनी संकेत मिल जाए जिस पर सावधान रहना चाहिए। साधारण भाषा में कहें तो इसका मतलब है कि उसे अपने शेयर बेचने होंगे क्योंकि भाव नीचे जा रहे हैं, जिससे वो सबसे खराब स्थिति से बच सके। हमारी नजर में ऐसे संकेत भ्रामक ज्यादा होते हैं, मददगार कम। मूल रूप से सच्चे निवेशक के लिए भाव अस्थिरता का केवल एक अहम अर्थ है। उसे इससे वो अवसर मिल जाता है जिसमें वो सोच समझकर खरीदारी कर सके, जब भावों में तीव्र गिरावट हो, और सोच समझकर तब बेच सके जब उनमें बड़ी बढ़त आई हो। बाकी समय उसके लिए यही बेहतर है कि वो शेयर बाजार को भूल जाए और अपने लाभांश रिटर्न तथा अपनी कंपनियों के परिचालन परिणामों पर ध्यान केंद्रित करे। सारांश, निवेशक और स्पेक्युलेटर के बीच सबसे वास्तविक अंतर शेयर बाजार की गतिविधियों के प्रति उनके नजरिए का होता है। स्पेक्युलेटर की मुख्य दिलचस्पी बाजार के उतार चढ़ाव का अनुमान लगाकर मुनाफा कमाने में होती है, वहीं निवेशक की मुख्य दिलचस्पी उचित प्रतिभूतियों को वाजिब भाव पर पाने और अपने पास रखने में होती है। बाजार की गतिविधियां व्यवहारिक मायनों में उसके लिए भी महत्वपूर्ण होती हैं, क्योंकि इससे वैकल्पिक रूप से कम भाव स्तर का निर्माण होता है जिस पर वो समझदारी से खरीद सकता है, और उच्च भाव स्तर पर जहां वो निश्चित ही खरीदने से बच सकता है और संभवतः समझदारी से बेच सकता है। यह निश्चित नहीं कि पारंपरिक निवेशक को नियमित रूप से बाजार का स्तर गिरने तक खरीद रोकनी चाहिए, क्योंकि इसमें लंबा इंतजार करना पड़ सकता है और बहुत संभव है कि इससे आय का नुकसान हो, और ऐसे में निवेश अवसरों से चूकने की भी संभावना है। कुल मिलाकर निवेशक के लिए यही अच्छा है कि वो शेयर खरीदने का काम करता रहे जब भी उसके पास शेयरों में लगाने के लिए धन हो, सिवाय तब जब आम बाजार का स्तर उससे बहुत अधिक हो, जिसे सुस्थापित मूल्य मानक द्वारा न्यायोचित ठहराया जा सके। अगर वो चतुर होना चाहता है तो वो एकल प्रतिभूतियों में हमेशा मौजूद रहने वाले बार्गेन अवसरों की तलाश करे। सामान्य बाजार की गतिविधियों की भविष्यवाणी के अलावा वॉल स्ट्रीट पर चयन करने की दिशा में बहुत प्रयास और क्षमता का निर्देशन किया जाता है कि कौन से स्टॉक्स या औद्योगिक समूह
बाकी की तुलना में भविष्य में काफी कम अवधि में कीमत के मामले में बेहतर करेंगे। ये प्रयास जितना तार्किक दिखाई देता है, हमें नहीं लगता कि यह सच्चे निवेशकों की जरूरतों या स्वभाव के अनुसार होगा, खासकर तब जब उसका मुकाबला बड़ी संख्या में शेयर बाजार ट्रेडर्स और प्रथम श्रेणी के वित्तीय विश्लेषकों के साथ हो, जो वही करने का प्रयास कर रहे हैं। अन्य सभी गतिविधियों की तरह जो पहले मूल्य की गति पर जोर देती है और अंतर्निहित मूल्य उनका दूसरा जोर रहता है, उसी तरह इस क्षेत्र में लगातार कई बुद्धिमान दिमागों का काम वर्षों से आत्मनिष्क्रियता और आत्म पराजय का रहा है। निवेशक जिसके पोर्टफोलियो में अच्छे शेयर हों, उसे उनके भावों की अस्थिरता की उम्मीद रखनी चाहिए और ना तो कभी इनमें बड़ी गिरावट की चिंता करनी चाहिए, ना ही बड़ी बढ़त से उत्साहित होना चाहिए। उसे हमेशा याद रखना चाहिए कि बाजार की भाव बोली उसकी सुविधा के लिए है, या तो उनका फायदा उठाए और या अनदेखा कर दे। उसे किसी भी शेयर को इसलिए नहीं खरीदना चाहिए क्योंकि वो ऊपर जा रहा है, या इसलिए नहीं बेचना चाहिए क्योंकि वो नीचे जा रहा है। उससे कभी गलती नहीं होगी अगर वो इस आदर्श वाक्य को सहजता से ले कि कभी ना कभी तो बड़ी बढ़त के बाद फौरन खरीदारी करें और ना ही बड़ी गिरावट के बाद फौरन बेचें। अतिरिक्त विचार प्रबंधकीय क्षमता के पैमाने पर औसत बाजार भाव के महत्व पर भी कुछ कहने की जरूरत है। शेयर धारक ही फैसला करता है कि उसका निवेश लाभांश प्राप्ति और औसत बाजार मूल्य में दीर्घावधिक रुख दोनों के पैमाने पर सफल है। कंपनी के प्रबंधन की प्रभावशीलता और कारोबार के स्वामियों के प्रति उनके दृष्टिकोण की सुदृढ़ता के परीक्षण में भी इन्हीं मानकों को तार्किक रूप से लागू किया जाना चाहिए। ये बयान स्वयं सिद्ध प्रतीत होता है, लेकिन इसके महत्व पर जोर देना चाहिए क्योंकि अभी तक कोई स्वीकृत तकनीक या दृष्टिकोण नहीं है जिससे प्रबंधन को बाजार की राय के दायरे में लाया जा सके। इसके विपरीत प्रबंधनों ने हमेशा जोर दिया कि उन पर किसी तरह की कोई जिम्मेदारी नहीं है कि उनके शेयर के बाजार मूल्य के साथ क्या हो रहा है। निश्चित ही ये सच है कि भावों में इस तरह की अस्थिरता का दायित्व उन पर नहीं है, जिस पर हम भी जोर दे रहे हैं कि अस्थिरता का आधारभूत स्थितियों और मूल्यों से भी कोई रिश्ता नहीं है, लेकिन ये केवल शेयर धारकों के बीच सतर्कता और बुद्धिमता की कमी है जो इस प्रतिरक्षा को बाजार भावों के पूरे दायित्व में विस्तारित होने की अनुमति देती है। इसमें मूल्य पतन और असंतोषजनक मूल्य स्तर की स्थायी स्थापना भी शामिल है। अच्छे प्रबंधन से अच्छा औसत बाजार भाव निर्मित होता है और बुरे प्रबंधन से बुरा बाजार भाव निर्मित होता है। बॉन्ड्स के भाव में उतार चढ़ाव। निवेशक को इस बात की जानकारी होनी चाहिए कि भले ही उसके मूलधन और ब्याज की सुरक्षा पर कोई सवाल नहीं उठाया जा सकता, लेकिन एक दीर्घकालिक बॉन्ड के बाजार भाव में ब्याज दरों में बदलाव की प्रतिक्रिया में व्यापक रूप से भिन्नता हो सकती है। हमने 1902 से शुरू करके विभिन्न वर्षों का एक डेटा दिया है जिनमें हाई ग्रेड कॉर्पोरेट और टैक्स फ्री इशू की यील्ड शामिल है। हमने समान अवधि में 2 प्रतिनिधि रेल रोड इशू की भाव अस्थिरता को भी जोड़ा है। ये है एचिसन, टोपेका एंड सेंटा फे जनरल मॉर्गेज फॉर एस। परिपक्वता 1995 पीढ़ियों के लिए हमारा एक प्रीमियर नॉन कॉलेबल बॉन्ड इशू तथा नॉर्दर्न पैसिफिक रेलवे 3S। परिपक्वता 2047 मूल रूप से 150 वर्ष की परिपक्वता। पारंपरिक लॉन्ग BAA रेटेड बॉन्ड कम यील्ड के साथ विपरीत दिशा होने के कारण उच्च भाव था और उल्टा होने पर विपरीत होगा। नॉर्दर्न पैसिफिक 3S में 1940 में आई गिरावट मुख्य रूप से इशू की सुरक्षा को लेकर संदेह उत्पन्न करती है। ये अपूर्व था कि अगले कुछ ही वर्षों में भाव रिकवर होकर अब तक के शीर्ष पर पहुंच गए और तत्पश्चात इसके भाव 2/3 तक मुख्यतः इस कारण गिरे क्योंकि आम ब्याज दरें बढ़ गई थी। साथ ही बीते 40 वर्षों में सबसे ज्यादा ग्रेड वाले बॉन्ड्स के भाव में भी चौंकाने वाला फेरबदल हुआ। ध्यान दें कि बॉन्ड की कीमतों में यील्ड की गणना के समान और विपरीत के अनुपात में उतार चढ़ाव नहीं होता क्योंकि उनका 100% तय परिपक्वता मूल्य एक मध्यम प्रभाव डालता है। फिर भी बहुत लंबी परिपक्वता के लिए, जैसा कि हमारा नॉर्दर्न पैसिफिक का उदाहरण है, भाव और यील्ड परिवर्तन समान दर के निकट ही होता है। 1964 से ही हाई ग्रेड बॉन्ड मार्केट में दोनों दिशाओं में रिकॉर्ड गतिविधियां हुई। प्राइम म्यूनिसिपल जो कि टैक्स फ्री है, उसका उदाहरण लें तो उसकी यील्ड जनवरी 1965 के 3.2% से जून 1970 में 7% तक लगभग दोगुनी हुई। इनके भाव सूचकांक में इसी के अनुरूप 110.8 से 67.5 की गिरावट आई।
1970 के मध्य में हाई ग्रेड दीर्घावधिक बॉन्ड्स की यील्ड इस देश के लगभग 200 वर्षों के आर्थिक इतिहास में सबसे ज्यादा थी। 25 वर्ष पहले हमारे लंबे तेजी के बाजार की शुरुआत से ठीक पहले बॉन्ड यील्ड इतिहास में अपने न्यूनतम बिंदु पर थी। पूर्व की तुलना में दीर्घावधिक म्युनिसिपल रिटर्न मात्र 1% था और उद्योग 2.40% दे रहे थे, जबकि पहले 4.5 या 5% सामान्य माने जाते थे। वॉल स्ट्रीट में लंबा अनुभव रखने वाले हम सभी ने न्यूटन के क्रिया और प्रतिक्रिया, समान और विपरीत के नियम को भी देखा था, जो शेयर बाजार में भी बार बार कार्य करता है। इसमें सबसे उल्लेखनीय उदाहरण DJIA का 1921 में 64 से 1929 में 381 तक उठना है, जिसके बाद 1932 में 41 तक की रिकॉर्ड गिरावट आई। लेकिन इस बार आमतौर पर स्थिर और धीमी गति से चलने वाले हाई ग्रेड बॉन्ड्स के भावों और यील्ड में सबसे बड़ा पेंडुलम दोलन हुआ। सबक: वॉल स्ट्रीट में घटी किसी भी अहम घटना के फिर से बिल्कुल पहले की तरह होने पर यकीन नहीं किया जा सकता। यह हमारे चहेते वाक्य के पूर्वार्ध को दर्शाता है। यह जितना बदलता है उतना ही पहले जैसा होता जाता है। यह लगभग असंभव है कि शेयरों में भाव परिवर्तन की सार्थक भविष्यवाणी की जा सके और बॉन्ड्स में भी ऐसा करना पूरी तरह असंभव है। पुराने दिनों में कम से कम व्यक्ति को बॉन्ड्स की पिछली गतिविधियों के अध्ययन से प्राय तेजी और मंदी के बाजार के आने वाले समापन का उपयोगी संकेत तो मिल ही जाता था, लेकिन ब्याज दरों और बॉन्ड्स के भाव में आने वाले बदलावों का वैसा संकेत नहीं मिलता था। इसलिए निवेशक को दीर्घावधिक और लघु आवधिक बॉन्ड निवेश के बीच मुख्य रूप से अपनी निजी प्राथमिकता के आधार पर चुनाव करना होता है। अगर वो सुनिश्चित करना चाहता हो कि बाजार मूल्य कम नहीं हो, तो उसके लिए सबसे अच्छा विकल्प शायद यूएस सेविंग्स बॉन्ड्स सीरीज ई या एच है, जिसके बारे में पहले चर्चा की गई है। इनमें से किसी भी इशू में उसे 5% यील्ड मिलेगी पहले वर्ष के बाद। सीरीज ई में 5/5/6 वर्ष, सीरीज एच में 10 वर्ष तक उसे इसी कीमत या अधिक पर रीसेल वैल्यू की गारंटी भी मिलेगी। यदि निवेशक अभी मौजूद अच्छे दीर्घावधिक कॉर्पोरेट बॉन्ड्स पर 7.5% या टैक्स फ्री म्युनिसिपल बॉन्ड्स पर 5.3% चाहता है, तो उसे उनके भावों में उतार चढ़ाव आता देखने के लिए तैयार रहना चाहिए। बैंकों और इंश्योरेंस कंपनियों को इस तरह के हाई रेटेड बॉन्ड्स की अमोर्टाइज्ड कॉस्ट के गणितीय आधार पर मूल्यांकन की सुविधा होती है, जो बाजार भाव की उपेक्षा करता है। निजी निवेशक के लिए भी ऐसा ही कुछ करना बुरा विचार नहीं है। परिवर्तनशील बॉन्ड्स और प्रिफर्ड स्टॉक की भाव अस्थिरता के 3 भिन्न कारण हैं। नंबर 1, संबंधित साधारण स्टॉक में भाव की विविधता। नंबर 2, कंपनी की क्रेडिट स्टैंडिंग में विविधता। नंबर 3, आम ब्याज दरों में विविधता। अनेक परिवर्तनीय इशू को ऐसी कंपनियां भी बेच देती हैं जिनकी क्रेडिट रेटिंग सर्वोत्तम से कम होती है। इनमें से कुछ पर 1970 के वित्तीय दबाव का काफी बुरा प्रभाव हुआ, जिसके परिणाम स्वरूप हाल के वर्षों में परिवर्तनशील इशू पूर्ण रूप से फिर से अस्थिरता के प्रभाव में आ गए और इसकी भाव विविधता असाधारण रूप से ज्यादा हो गई। इसलिए पारंपरिक मामलों में निवेशक को अपने को इस भुलावे में नहीं डालना चाहिए कि वो ऐसे परिवर्तनशील इशू को तलाश लेगा जिसमें हाई ग्रेड बॉन्ड की सुरक्षा और भाव संरक्षण का आदर्श संयोजन होगा। साथ ही उसे साधारण बॉन्ड्स में भाव वृद्धि के अवसर का लाभ भी मिलेगा। यहाँ भविष्य के दीर्घावधिक बॉन्ड्स के बारे में एक सलाह देना ठीक रहेगा। बदलती ब्याज दरों के प्रभाव को ऋण देने और लेने वाले के बीच किसी व्यवहारिक और न्याय संगत आधार पर विभाजित क्यों नहीं किया जाता। इसमें एक संभावना दीर्घावधिक बॉन्ड्स को ब्याज भुगतान के साथ बेचना है, जिसमें चालू दर के अनुमानित सूचकांक द्वारा फेरबदल होता हो। ऐसे अनुबंध का मुख्य परिणाम यह होगा कि नंबर 1, निवेशक के बॉन्ड का प्रधान मूल्य हमेशा लगभग 100 रहेगा यदि कंपनी अपने क्रेडिट रेटिंग को कायम रख सकी, लेकिन प्राप्त ब्याज में पारंपरिक नए इशू प्रस्तावों के कारण फेरबदल हो सकता है। और नंबर 2, कॉरपोरेशन को दीर्घावधिक ऋण का लाभ होगा। वे पुनः वित्त पोषण के सतत नवीनीकरण की समस्याओं और उसकी लागत से बच जाएंगे, लेकिन उसकी ब्याज लागत वर्ष दर वर्ष बदल जाएगी। बीते 1 से अधिक दशक से बॉन्ड निवेशक बढ़ती गंभीर दुविधा का सामना कर रहे हैं। वे प्रधान मूल्य में पूर्ण स्थिरता लेकिन बदलती और आमतौर पर कम यानी लघु आवधिक ब्याज दरों को चुने या स्थिर ब्याज आय को चुने, जिसमें प्रधान मूल्य में काफी अधिक विविधता आमतौर पर नीचे की तरफ होती है। अधिकांश निवेशकों के लिए यही अच्छा होगा कि वे इन दोनों चरम स्थितियों के बीच समझौता करके चलें
और सुनिश्चित करें कि ना तो उनका ब्याज रिटर्न और ना ही उनका प्रधान मूल्य मान लीजिए 20 वर्ष की अवधि में तय न्यूनतम भाव से नीचे ना जाए। नए ढांचे वाले उचित बॉन्ड अनुबंध द्वारा ये बिना कठिनाई के किया जा सकता है। महत्वपूर्ण बात, अमेरिकी सरकार ने अपने मूल सेविंग्स बॉन्ड कॉन्ट्रैक्ट संयोजनों में उच्च ब्याज दर विस्तार के साथ यही किया है। यहाँ हम जो सुझाव दे रहे हैं उसमें सेविंग्स बॉन्ड की तुलना में ज्यादा लंबी स्थिर निवेश अवधि मिलती है तथा इसके ब्याज दर प्रावधानों में अधिक लचीलापन भी होगा। महत्वपूर्ण बात, अमेरिकी सरकार ने अपने मूल सेविंग्स बॉन्ड कॉन्ट्रैक्ट संयोजनों में उच्च ब्याज दर विस्तार के साथ यही किया है। यहाँ हम जो सुझाव दे रहे हैं उसमें सेविंग्स बॉन्ड्स की तुलना में ज्यादा लंबी स्थिर निवेश अवधि मिलती है तथा इसके ब्याज दर प्रावधानों में अधिक लचीलापन भी होगा। यहाँ गैर परिवर्तनीय प्रिफर्ड स्टॉक्स के बारे में बात करना शायद ही महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि उनका विशेष टैक्स स्तर उन्हें एकल व्यक्ति की जगह कॉर्पोरेट, उदाहरण के लिए बीमा कंपनी, उनके लिए अत्यधिक सुरक्षित वांछित होल्डिंग बनाता है। खराब गुणवत्ता वाले बॉन्ड्स में प्रतिशत के आधार पर काफी ज्यादा और लगभग हमेशा ही अस्थिरता रहती है, जो साधारण शेयरों से भिन्न नहीं है। हम इनके बारे में कुछ उपयोगी नहीं बता सकते। दिसंबर 1968 से दिसंबर 1970 के बीच लोअर ग्रेड गैर परिवर्तनशील प्रिफर्ड के भावों में परिवर्तन संबंधी कुछ जानकारी मिल सकती है। इसमें साधारण शेयरों के S&P कंपोजिट इंडेक्स के 11.3% के मुकाबले औसत गिरावट 17% थी। अध्याय 8 पर टिप्पणी। मार्कस ऑरेलियस ने कहा है, जो लोग लोकप्रिय होना चाहते हैं उनकी खुशी अन्य लोगों पर निर्भर करती है। सुख चाहने वालों की खुशी में मूड के हिसाब से उतार चढ़ाव होता है जो उनके नियंत्रण से बाहर होता है, लेकिन बुद्धिमानों की खुशी अपने स्वयं के स्वतंत्र कृत्यों से बढ़ती है। डॉक्टर जैकल और मिस्टर मार्केट। ज्यादातर समय बाजार अधिकांश शेयरों के सबसे सटीक भाव निकाल लेता है। लाखों क्रेता और विक्रेता मूल्य पर मोल भाव करके कंपनियों का औसत मूल्य लगाने में शानदार होते हैं, लेकिन कई बार ये भाव सही नहीं होता, बल्कि कभी कभी बहुत गलत होता है। ऐसे वक्त में आपको ग्राहम की मिस्टर मार्केट की छवि को समझना होगा, जो शायद ऐसा सबसे उत्तम रूपक है जिसे शेयरों के गलत भाव लगाने की बात समझाने के लिए गढ़ा गया है। उन्मत्त अवसादग्रस्त मिस्टर मार्केट शेयर के भाव को हमेशा उस तरह नहीं निकालते जैसे कोई मूल्यांकनकर्ता या व्यक्तिगत क्रेता कारोबार का मूल्य निकालता है। इसकी जगह जब शेयर चढ़ रहे होते हैं वो खुशी खुशी उसके तय मूल्य से अधिक का भुगतान कर देता है, और जब ये नीचे जा रहे होते हैं तो वो इन्हें इनकी वास्तविक कीमत से कम पर बेच डालने को उतारू होता है। क्या मिस्टर मार्केट अभी भी मौजूद है? क्या वो अभी भी दो ध्रुवों वाला है? निश्चित ही वो है। 17 मार्च 2000 को इंक टॉमी कॉरपोरेशन के शेयर $231.625 के नए शीर्ष को छू गए। जून 1998 में पहली बार बाजार में आने के बाद से ही इस इंटरनेट खोज सॉफ्टवेयर कंपनी के शेयरों में मोटे तौर पर 1900% का इजाफा हुआ था। दिसंबर 1999 के बाद के कुछ ही सप्ताह में इस शेयर का भाव 3 गुना हो गया। इंक टॉमी के कारोबार में ऐसा क्या हो रहा था जिससे इंक टॉमी का शेयर इतना महंगा हो गया? इसका स्पष्ट जवाब है अत्यधिक तेज तरक्की। दिसंबर 1999 में समाप्त 3 महीनों में इंक टॉमी ने 36 मिलियन के उत्पाद और सेवाएं बेच दी, जो उसके दिसंबर 1998 में समाप्त पूरे वर्ष से ज्यादा थी। अगर इंक टॉमी अपने इस बीते 12 महीने की वृद्धि दर को सिर्फ अगले 5 वर्षों तक कायम रख सकी तो उनका रेवेन्यू $36 मिलियन तिमाही से बढ़कर $5 बिलियन प्रति माह हो सकता है। ऐसी वृद्धि को देखते हुए शेयर जितनी तेजी से ऊपर गया, उसके और ऊपर जाने की संभावनाएं उतनी ही बढ़ गईं। लेकिन इंक टॉमी के शेयर के साथ अपने गहन प्रेम प्रसंग के कारण मिस्टर मार्केट इसके कारोबार के बारे में कुछ अनदेखी कर रहे थे। कंपनी में बड़े पैमाने पर धन हानि हो रही थी। हालिया तिमाही में उसे $6 मिलियन का नुकसान हुआ था, और इससे पहले के 12 माह में $24 मिलियन का, और उससे पहले वाले वर्ष में उसने $24 मिलियन गंवाए थे। अपने पूरे कारोबारी जीवन में इंक टॉमी ने मुनाफे में 1 पैसा नहीं कमाया। फिर भी 17 मार्च 2000 को मिस्टर मार्केट ने इस छोटे से कारोबार की कीमत कुल $25 बिलियन आंकी। जी हाँ, बी वाला बिलियन। और तभी मिस्टर मार्केट अचानक भयानक अवसाद में आ गए। 30 सितंबर 2002 को $231.625 प्रति शेयर को छूने के सिर्फ 2.5 साल में इंक टॉमी का बाजार 25 सेंट पर बंद हुआ। उसका कुल बाजार मूल्य $25 बिलियन से गिरकर
$40 मिलियन तक घट गया। क्या इंकटॉमी का कारोबार सिमट रहा था? बिल्कुल नहीं। पिछले 12 महीनों में कंपनी ने $113 मिलियन का रेवेन्यू अर्जित किया था। तो आखिर ऐसा क्या बदल गया था? सिर्फ मिस्टर मार्केट का मूड 2000 की शुरुआत में निवेशकों में इंटरनेट को लेकर इतना उन्माद था कि उन्होंने इंकटॉमी के शेयर का भाव कंपनी के रेवेन्यू से 250 गुना बढ़ा दिया। हालांकि अब वे इसके रेवेन्यू पर केवल 0.35 गुना का भुगतान कर रहे थे। मिस्टर मार्केट मिस्टर हाइड से बदलकर डॉक्टर जैकल हो गए और अब वे हर उस शेयर को क्रूरता से कचरा बना रहे थे जिसने उन्हें मूर्ख बनाया था। लेकिन मिस्टर मार्केट का यह मध्य रात्रि का क्रोध भी उनके उन्मादी उत्साह जितना ही अन्यायोचित था। 23 दिसंबर 2002 को याहू इंका ने इंकटॉमी को $1.65 प्रति शेयर पर खरीदने की घोषणा की। ये इंकटॉमी के 30 सितंबर के शेयर के भाव से लगभग 7 गुना ज्यादा था। इतिहास शायद यही दर्शाएगा कि याहू को बार्गेन मिल गया था। जब मिस्टर मार्केट ने शेयरों को इतना सस्ता कर दिया तो इसमें कोई हैरानी नहीं कि पूरी कंपनियों को भी उनसे खरीद लिया जाएगा। खुद सोचें, क्या आप चाहेंगे कि एक घोषित पागल सप्ताह में कम से कम 5 बार आकर आपसे कहे कि आपको भी वैसा ही महसूस करना चाहिए जैसा उसे महसूस होता है? क्या आप कभी सिर्फ इसलिए उत्साहित होने के लिए सहमत होंगे क्योंकि वो है, या सिर्फ इसलिए दयनीय महसूस करेंगे क्योंकि वो सोचता है कि आपको क्या करना चाहिए? बिल्कुल नहीं। आप अपने अनुभवों और अपनी धारणाओं के अनुसार अपने भावनात्मक जीवन के नियंत्रण के अधिकार पर जोर देंगे। लेकिन जब बात वित्तीय जीवन की आती है तो लाखों लोग मिस्टर मार्केट से पूछते हैं कि उन्हें कैसा महसूस करना चाहिए और क्या करना चाहिए, जबकि यह तथ्य स्पष्ट है कि वे समय समय पर सनकी भी हो जाते हैं। 1999 में जब मिस्टर मार्केट खुशी से चीख रहे थे तब अमेरिकी कर्मचारियों ने अपने वेतन का औसतन 8.6% अपने 401k रिटायरमेंट प्लान में निर्देशित कर दिया था। लेकिन 2002 में मिस्टर मार्केट के शेयरों को कचरे के काले बैग में भरने के 3 साल बाद औसत भागीदारी दर में करीब 1/4 7% की गिरावट आ गई। शेयर जितने सस्ते होते गए, लोगों की उन्हें खरीदने की ललक उतनी ही कम होती गई, क्योंकि वे खुद सोचने की जगह मिस्टर मार्केट की नकल कर रहे थे। इंटेलिजेंट इन्वेस्टर को मिस्टर मार्केट को बिल्कुल अनदेखा नहीं करना है। इसके बजाय आपको उनके साथ सौदा करना चाहिए, लेकिन केवल उस हद तक जहां तक आपका हित सदता हो। मिस्टर मार्केट का काम केवल आपको भाव बताना है। आपका काम यह फैसला लेना है कि इस पर कदम उठाना आपके लिए फायदेमंद है या नहीं। आपको उनके हिसाब से केवल इसलिए सौदा नहीं करना है क्योंकि वे लगातार ऐसा करने की गुहार लगा रहे हैं। मिस्टर मार्केट को अपना स्वामी मानने से इनकार करके आप उन्हें अपने सेवक में परिवर्तित कर लेंगे। आखिर जब वो मूल्य बिगाड़ते प्रतीत होते हैं तो वो दरअसल उनका कहीं और निर्माण कर रहे होते हैं। 1999 में अमेरिकी स्टॉक प्रदर्शन के सबसे बड़े पैमाने विल्शा 5000 इंडेक्स में 23.8% का इजाफा हुआ, जिसका कारण टेक्नोलॉजी और टेलीकम्युनिकेशन के शेयर थे। लेकिन विल्शा इंडेक्स के 7234 शेयरों में 3743 का भाव नीचे चला गया, जबकि इसका औसत बढ़ रहा था। अगस्त महीने की एक दोपहर जब ये हाईटेक और टेलीकॉम स्टॉक शेयर रेस कार के हुड से भी ज्यादा गर्म थे, तब हजारों ओल्ड इकोनॉमी शेयर धूल फांकते हुए सस्ते से सस्ते होते जा रहे थे। इंटरनेट स्टार्टअप फर्मों के इंक्यूबेटर या होल्डिंग कंपनी CMGI के शेयर में 1999 में आश्चर्यजनक 939.9% का उछाल आया। इसी बीच बर्कशायर हैथवे के शेयर, वो होल्डिंग कंपनी जिसके माध्यम से ग्राहम के सबसे महान छात्र वॉरेन बफे ने कोका कोला, जिलेट और वॉशिंगटन पोस्ट कंपनी जैसे ओल्ड इकोनॉमी के दिग्गजों को खरीदा था, 24.9% तक गिर गए। लेकिन तब जैसा कि अक्सर होता है, बाजार में अचानक मूड परिवर्तन हुआ। 1999 में अप्रिय रहने वाले 2000 से 2002 तक स्टार बने रहे। इन दो होल्डिंग कंपनियों में CMGI ने 2000 में 96%, 2001 में 70.9% तथा 2002 में और 39.8% का नुकसान उठाया, जो कुल मिलाकर 99.3% का नुकसान था। 2000 में बर्कशायर हैथवे 26.6% और 2001 में 6.5% बढ़ा। तत्पश्चात 2002 में 3.8% की हानि हुई, जिसमें कुल लाभ 30% रहा।
क्या आप पेशेवरों को उन्हीं के खेल में हरा सकते हैं? ग्राहम की सबसे शक्तिशाली सीख ये है कि जो निवेशक बाजार में अपनी होल्डिंग्स में अनुचित गिरावट से आपा खो बैठे या व्यर्थ ही चिंता करने लगे तो वो अपने बुनियादी फायदे को विकृत कर इसे बुनियादी नुकसान में बदल रहा है। यहाँ ग्राहम के बुनियादी फायदा कहने का क्या मतलब है? उनका मतलब है कि बुद्धिमान व्यक्तिगत निवेशक को मिस्टर मार्केट का अनुसरण करने या ना करने की पूर्ण स्वतंत्रता होती है। आपको खुद अपने बारे में सोचने की सुविधा प्राप्त है। हालांकि पारंपरिक धन प्रबंधक के पास मिस्टर मार्केट के हर कदम की नकल करने के अलावा और कोई चारा नहीं होता। ऊंचा खरीदो, नीचे बेचो और बिना दिमाग लगाए उसके अस्थिर मार्ग पर चलते रहो। यहाँ हम कुछ ऐसी त्रुटियों पर बात करेंगे जिनसे म्यूचुअल फंड मैनेजरों और अन्य पेशेवर निवेशकों को निपटना पड़ता है। कई बिलियन डॉलर का प्रबंधन हाथ में होने के कारण उनका बड़े शेयरों की तरफ झुकाव होना लाजमी है। केवल यही ऐसे हैं जिन्हें कई मिलियन डॉलर की मात्रा में खरीदा जा सकता है, जो उनका पोर्टफोलियो भरने के लिए आवश्यक है। इस तरह बहुत से फंड्स अंत में केवल कुछ ही ओवर प्राइस दिग्गजों को झोली में भर लेते हैं। बाजार चढ़ने के साथ ही निवेशकों में बाजार में और ज्यादा पैसा लगाने का रुख रहता है। प्रबंधन इस नए धन को उन और शेयरों को खरीदने में लगाते हैं जो उनके पास पहले से ही है, जिनसे भाव और भी खतरनाक ऊंचाई पर पहुंच जाते हैं। बाजार गिरने पर यदि फंड निवेशक अपना धन वापस मांगता है तो प्रबंधक को धन जुटाने के लिए शेयरों को तुरंत बेचना होता है। इसी तरह चढ़ते बाजार में उन्हें मजबूरन अधिक भाव पर शेयरों को खरीदना पड़ता है। इस तरह शेयरों के फिर से सस्ते होने के कारण उन्हें मजबूरी में बिक्री करनी पड़ती। अनेक पोर्टफोलियो मैनेजरों को बाजार को मात देने पर बोनस मिलता है, इसलिए वे अपने रिटर्न का उन्माद पूर्वक S&P 500 इंडेक्स जैसे बेंचमार्क पर आकलन कर लेते हैं। अगर कंपनी इंडेक्स में शामिल होती है तो बड़ी मात्रा में बलपूर्वक खरीद होने लगती है। अगर वे नहीं खरीदते और शेयर अच्छा प्रदर्शन करें तो प्रबंधक मूर्ख प्रतीत होगा। वहीं दूसरी ओर अगर उन्होंने इसे खरीदा और उनका प्रदर्शन खराब रहा तो उन्हें कोई दोष नहीं देगा। फंड प्रबंधन के शीघ्र ही विशेषज्ञ हो जाने की उम्मीद की जाती है। जिस तरह चिकित्सा क्षेत्र में सामान्य चिकित्सक से बाल रोग चिकित्सक और जेरिएट्रिक ऑटोलॉरिंगोलॉजिस्ट अलग है, वैसे ही फंड मैनेजरों को भी केवल स्मॉल ग्रोथ स्टॉक और मिड साइज वैल्यू स्टॉक्स को ही खरीदना चाहिए या कुछ नहीं, लेकिन लार्ज ब्लैंड स्टॉक्स नहीं खरीदना चाहिए। अगर कंपनी बहुत बड़ी या बहुत छोटी हो जाए या बहुत सस्ती हो जाए या कोई छोटी कंपनी बहुत महंगी हो जाए तो ऐसा कोई कारण नहीं कि आप वो ना कर सकें जो पेशेवर कर सकते हैं। आप जो नहीं कर सकते वो है, भले ही सारे विशेषज्ञ यही कहें कि आप कर सकते हैं, और वो ये कि आप पेशेवरों को खुद उनके खेल में मात दें। जब पेशेवर खुद भी अपने खेल को नहीं जीत सकते तो फिर आप उसे क्यों खेलना चाहते हैं? अगर आप उनके नियमों पर चलेंगे तो हार जाएंगे, क्योंकि अंत में आप भी मिस्टर मार्केट के उसी तरह गुलाम बन जाएंगे जैसे कि पेशेवर होते हैं। इसकी जगह ये स्वीकार करें कि बुद्धिमानी से निवेश करना नियंत्रण योग्य नियंत्रण करना है। इस पर आपका नियंत्रण नहीं है। आपने जिन शेयरों या फंड्स को खरीदा है वे आज, अगले सप्ताह, इस महीने या वर्ष बाजार में बेहतरीन प्रदर्शन करेंगे। थोड़े ही समय में आपके रिटर्न हमेशा ही मिस्टर मार्केट और उसकी सनक के बंधक बन जाएंगे, लेकिन आप इन्हें नियंत्रित कर सकते हैं। आपकी ब्रोकरेज लागत कभी कभी धैर्यपूर्ण और सस्ते तरीके से ट्रेड करके, आपकी स्वामित्व लागत अत्यधिक वार्षिक खर्च वाले म्यूचुअल फंड्स को खरीदने से इनकार करके, आपकी उम्मीदें अपने रिटर्न का पूर्वानुमान लगाने में कल्पना की जगह वास्तविकता का उपयोग करके, आपका जोखिम शेयर बाजार में अपनी कुल आस्तियों में से कितना लगाना है इसका फैसला करके, विविधीकरण और पुनः संतुलन करके, आपका टैक्स बिल शेयरों को कम से कम 1 वर्ष और जब संभव हो तो कम से कम 5 वर्ष तक अपने पास रखकर, जिससे आपकी पूंजीगत लाभ देयताएं कम रहें, और सबसे बढ़कर आपका अपना व्यवहार। अगर आप वित्तीय टीवी को सुनेंगे या अधिकांश बाजार स्तंभकारों को पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि निवेश एक खेल या युद्ध या शत्रुओं से भरे जंगल में बचे रहने के संघर्ष जैसा है। लेकिन निवेश का मतलब इस खेल में बाकी लोगों को मात देना नहीं है, यह अपने आप को और अपने खेल को नियंत्रित करना है। इंटेलिजेंट इन्वेस्टर के लिए चुनौती ऐसे शेयरों को तलाशना नहीं है जो ज्यादातर ऊपर जाएं और नीचे बहुत कम जाएं, लेकिन अपने आप को खुद का सबसे बड़ा दुश्मन बनने से रोकना है और अधिक भाव पर केवल इसलिए खरीद लें क्योंकि मिस्टर मार्केट ने कहा है कि खरीदो, और कम पर बेच दें क्योंकि सिर्फ मिस्टर मार्केट ने कहा है कि बेचो। अगर आपका निवेश क्षितिज दीर्घावधिक कम से कम 25 या 30 वर्षों का है
तो यहाँ समझदारी से भरी केवल एक ही पद्धति है। हर महीने स्वचालित ढंग से खरीदे, और तब जब आपके पास अतिरिक्त धन हो। जीवन पर्यंत रखी रहने वाली होल्डिंग का सबसे अच्छा विकल्प स्टॉक मार्केट इंडेक्स फंड है। बेचें केवल तभी जब आपको नकद धन की जरूरत हो। इंटेलिजेंट इन्वेस्टर बनने के लिए आपको अपनी वित्तीय सफलता का फैसला इस पर नहीं करना चाहिए कि कुछ अजनबी लोग क्या कर रहे हैं। आपको एक पैसे का भी नुकसान नहीं होगा अगर डब्यूक या डलास या डेनवर में कोई S&P 500 को मात दे सका, लेकिन आप नहीं। किसी की कब्र के पत्थर पर नहीं लिखा होता कि इसने बाजार को मात दी। एक बार मैंने बोका रेटॉन में कुछ रिटायर्ड लोगों का साक्षात्कार किया, जो फ्लोरिडा के सबसे अमीर सेवानिवृत्त समुदायों में से एक था। मैंने उन लोगों से पूछा, जिनमें से ज्यादातर अपने 70वें दशक में थे, कि क्या उन्होंने अपने निवेश काल में बाजार को मात दी। कुछ ने हां कहा तो कुछ ने ना। ज्यादातर निश्चित नहीं थे। तब एक व्यक्ति ने कहा, उसकी किसे परवाह है, मैं बस ये जानता हूं कि मेरे निवेश ने मेरे लिए इतना कमाया कि मैं बोका में रह सकूं। क्या इससे ज्यादा सटीक जवाब हो सकता है? आखिरकार निवेश का कुल कारण औसत से ज्यादा धन कमाना ही नहीं, बल्कि इतना धन कमाना है जिससे आपकी जरूरतें पूरी हो सके। अपने निवेश की सफलता को मापने का सबसे अच्छा तरीका यह नहीं है कि आपने बाजार को मात दी या नहीं, बल्कि यह है कि आपने कोई वित्तीय योजना या व्यवहारिक अनुशासन बनाया हो जो आपको वहां ले जा सके जहां आप जाना चाहते हैं। अंत में मायने सिर्फ ये नहीं रखता कि किसी भी अन्य से पूर्व समापन रेखा पार करनी है, बल्कि मायने ये रखता है कि आप इसे पार कर सकें। आपका धन और आपका दिमाग। तो फिर निवेशकों को मिस्टर मार्केट इतना लुभावना क्यों लगता है? ज्ञात हुआ कि हमारा दिमाग ही इस तरह का बना हुआ है कि हम निवेश समस्याओं का सामना करें। मनुष्य पैटर्न तलाश करने वाले प्राणी हैं। मनोवैज्ञानिकों ने दर्शाया कि अगर आप लोगों के सामने क्रम रहित संख्याएं रखें और उनसे कहें कि इनके बारे में पूर्वानुमान नहीं लग सकता, तो फिर भी वे ये अनुमान लगाने का प्रयास करेंगे कि इसके बाद क्या आएगा। इसी तरह हम जानते हैं कि पासे में अगली बार में 7 आएगा। बेसबॉल खिलाड़ी बेस हिट करने वाला है। पावर बॉल लॉटरी में निश्चित ही 4, 27, 9, 16, 2, 10 आएगा और अगला प्रसिद्ध शेयर माइक्रोसॉफ्ट का होगा। न्यूरोसाइंस के क्षेत्र में हुए क्रांतिकारी नए शोध ने दर्शाया कि हमारा दिमाग इस तरह बना होता है कि आने वाले रुख को पहले ही भांप लेता है, चाहे उनका अस्तित्व ना हो। किसी घटना के 2 या 3 बार सिलसिलेवार घटित होने पर मनुष्य के दिमाग का एंटीरियर सिंगुलेट और न्यूक्लियस एक्यूम्बेंस कहा जाने वाला हिस्सा स्वतः ही अनुमान लगा लेता है कि ये एक बार फिर होगा। अगर ये दोहराया जाता है तो डोपामाइन नामक एक प्राकृतिक रसायन स्रावित होता है जो आपके दिमाग को मंद उत्साह से भर देता है। इस तरह यदि एक शेयर लगातार कुछ बार ऊपर जाता है तो आप इसे देखकर उम्मीद लगा लेते हैं कि ये फिर से होगा और आपके दिमाग की कीमिया बदलने लगती है क्योंकि शेयर बढ़ने लगता है। इससे आपको स्वाभाविक उत्साह मिलता है। आप प्रभावी रूप से अपने पूर्वानुमान के वशीभूत हो जाते हैं। लेकिन जब शेयर का भाव गिरता है तो यह वित्तीय हानि आपके एमिगडाल दिमाग का वो हिस्सा जो डर और चिंता को संसाधित करता है और प्रसिद्ध लड़ो या भागो की प्रतिक्रिया उत्पन्न करता है, जो सभी प्राणियों में एक समान है, इसको उत्तेजित करती है। जिस तरह फायर अलार्म सुनकर आप अपने दिल की धड़कनों को बढ़ने से नहीं रोक पाते, जिस तरह आप मार्ग में सांप मिलने पर अपने बचाव की सोचते हैं, वैसे ही शेयरों के भाव डूबने पर आप खुद को भयभीत होने से नहीं रोक सकते। बल्कि मेधावी मनोवैज्ञानिकों डैनियल कॉनमैन और अमोस ट्वेट्स्की ने दर्शाया है कि वित्तीय हानि का दर्द इतने ही लाभ के आनंद के 2 गुने से भी अधिक गंभीर होता है। किसी शेयर से $1000 कमाना अच्छा लगता है, लेकिन $1000 के नुकसान से होने वाला भावनात्मक वज्रपात 2 गुने से भी ज्यादा शक्तिशाली होता है। धन हानि इतनी कष्टकारी होती है कि कुछ लोग और नुकसान से भयभीत होकर न्यूनतम पर बेच देते हैं या और खरीदारी से इनकार कर देते हैं। इससे ये समझने में मदद मिलेगी कि हम बाजार गिरने के आंकड़ों के आकार पर क्यों अटक जाते हैं और नुकसान को अनुपात में रखना क्यों भूल जाते हैं। इसलिए यदि कोई टीवी रिपोर्टर आर्तनाद करता है कि बाजार डूब रहा है, डाउ 100 बिंदु नीचे चला गया है, तो ज्यादातर लोग सहज ही घबरा जाते हैं। लेकिन डाउ के 8000 के मौजूदा स्तर पर यह गिरावट मात्र 1.2% की है। जरा सोचिए कि यह कितना हास्यास्पद लगता है जिस दिन बाहर का तापमान 81 डिग्री हो और टीवी पर मौसम का हाल बताने वाला चिल्ला रहा हो कि तापमान नीचे जा रहा है।
ये गिरकर 81 डिग्री से 80 डिग्री फ़ारेनहाइट हो गया है। ये भी 1.2 की गिरावट है। जब आप बाजार भाव को प्रतिशत में बदलकर देखना भूल जाते हैं तो मामूली बदलावों से घबरा जाना आसान हो जाता है। अगर आपको आगे कई दशक तक निवेश करते रहना है तो वित्तीय खबर प्रसारण को देखने का एक बेहतर तरीका भी है। 1990 के अंत में बहुत से लोग तब तक अंधेरे में रहते थे जब तक दिन भर में कई बार अपने शेयरों के भाव नहीं देख लेते थे। लेकिन ग्राहम ने कहा है कि एक पारंपरिक निवेशक के लिए यही ठीक होगा कि उसके शेयर पर बाजार में बोली ना लगे, तभी वो दूसरे लोगों के फैसलों के कारण हुए मानसिक संताप से बच सकता है। उपयोगी खबर। आपने जैसे ही बाजार की ताजा खबरें जानने के लिए टीवी खोला तो देखा कि शेयर गिर रहे हैं। लेकिन कल्पना कीजिए, अगर आपने CNBC या CNN की जगह बेंजामिन ग्राहम फाइनेंशियल नेटवर्क लगाया होता तो क्या होता? BGFN के ऑडियो में बाजार बंद होने की अप्रिय घंटी की ध्वनि सुनाई नहीं देती। वीडियो में ब्रोकरों को स्टॉक एक्सचेंज की जमीन पर कुपित चूहों की तरह जल्दी जल्दी दौड़ते नहीं दिखाया जाता। न ही BGFN में निवेशकों को ऊपर इलेक्ट्रॉनिक स्टॉक टिकर के लाल तीर को देखकर सड़क किनारे की ठंडी पटरियों पर आहें भरते दिखाया जाता। इसकी जगह आपके टीवी स्क्रीन पर न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज का मुख्य द्वार दिखाया जाता, जिस पर लगे बड़े से बैनर पर लिखा होता सेल 50% छूट। शुरुआती संगीत बजने के साथ ही बैकमैन टर्नल ओवरड्राइव में आप उनके पुराने बॉर्न बर्नर के कुछ बार को सुनते हैं। आपको नहीं दिख रहा अभी भी? तभी एंकर प्रसन्नता पूर्वक घोषणा करता, आज शेयर एक बार फिर काफी आकर्षक हो गए, क्योंकि डाउ में हैवी वॉल्यूम पर 2.5% की एक और गिरावट आई। ये लगातार चौथे दिन हुआ कि शेयर और सस्ते हुए हैं। टैक निवेशकों के लिए ये और भी बेहतर है, क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट जैसी बड़ी कंपनियों के भाव लगभग 5% तक गिरे हैं, जिससे ये और अधिक वहन करने योग्य हो गए हैं। ये पिछले वर्ष से भी अच्छी गिरावट है, जब शेयरों में 50% तक की गिरावट आई थी, जिससे ये उस बार्गेन स्तर पर आए जैसा पहले कई वर्षों में नहीं देखा गया। और कुछ प्रमुख विश्लेषकों को आशा है कि आने वाले सप्ताह और महीने में भाव और अधिक गिर सकते हैं। इसके बाद खबर में वॉल स्ट्रीट की फर्म कैचामैन स्कीनर के बाजार रणनीतिकार इग्नैट्स एंडरसन दिखाई देंगे, जो कहेंगे शेयरों को लेकर मेरा पूर्वानुमान है कि ये जून तक और 15% तक गिर सकते हैं। मुझे सतर्क आशा है कि अगर सब कुछ ठीक रहा तो शेयर 25% या ज्यादा तक भी गिर सकते हैं। आशा करते हैं कि इग्नाट्स एंडरसन सही साबित हों। एंकर प्रसन्नता पूर्वक कहता है, शेयरों के भाव गिरना लंबे समय तक बने रहने वाले किसी भी निवेशक के लिए अच्छी खबर होगी। अगर दिन में 1.24 पर शेयर पोर्टफोलियो का मूल्य चेक करने के बाद दिन में 1.37 पर पुनः इसे जानने की उत्कंठा आप में जागे तो खुद से ये सवाल करें कि क्या मैंने दिन में 1.24 पर रियल एस्टेट एजेंट को फोन करके अपने मकान का बाजार भाव पूछा? क्या मैंने दिन में 1.37 पर पुनः ऐसा किया? अगर किया भी होता तो क्या इससे भाव बदल जाता? अगर ऐसा होता तो क्या मैं फौरन अपना मकान बेच देता? अब अपने मकान का मिनट दर मिनट बाजार भाव जांचने या जानने से क्या मैं आगे उसके भाव को बढ़ने से रोक सकता हूँ? इन सवालों का केवल एक ही संभावित जवाब हो सकता है, निश्चित ही नहीं। आपको अपने पोर्टफोलियो को भी इसी तरह देखना चाहिए। 10 या 20 या 30 वर्ष के निवेश नजरिए में मिस्टर मार्केट के दैनिक झूला झूल का कोई मतलब नहीं है। जिस व्यक्ति ने आने वाले कई वर्षों के लिए निवेश किया है, उसके लिए शेयरों का भाव गिरना हर तरह से अच्छी खबर है, ना कि बुरी, क्योंकि इससे आप कम धन में अधिक खरीदने में सक्षम हो जाते हैं। ये शेयर जितने ज्यादा गिरेंगे, उनके गिरने पर आप जितने स्थायित्व से इन्हें खरीदते रहेंगे, अंत में आप उतना ही धन बना सकेंगे, अगर आप ऐसा स्थिरता से कर सके। मंदी के बाजार से डरने की बजाय आपको इसे अंगीकार करना चाहिए। इंटेलिजेंट इन्वेस्टर को तब भी शेयरों और म्यूचुअल फंड को अपने पास रखना चाहिए जब शेयर बाजार अगले 10 वर्षों तक इसके दैनिक भाव देने बंद कर दे। विरोधाभास ये है कि आप और ज्यादा नियंत्रित हो जाएंगे। न्यूरो साइंटिस्ट एंटोनियो डेमेसियो कहते हैं, अगर आपको एहसास होता है कि आप कितने अधिक अनियंत्रित हैं, लेकिन अपनी ऊंची पर खरीदने और नीचे पर बेचने की जैविक प्रवृत्ति को स्वीकार करके आप डॉलर कॉस्ट एवरेजिंग, पुनः संतुलन और निवेश अनुबंध यानी इन्वेस्टमेंट कॉन्ट्रैक्ट पर हस्ताक्षर के महत्व को भी स्वीकार करते हैं। हमने अधिकांश पोर्टफोलियो को स्थायी रूप से स्वचालन मोड पर रखकर आप पूर्वानुमान की लत से लड़ सकते हैं, अपने दीर्घावधिक वित्तीय लक्ष्य पर केंद्रित रह सकते हैं।
और मिस्टर मार्केट के मूड स्विंग को धता बता सकते हैं। मिस्टर मार्केट नींबू दे तो इसकी शिकंजी बनाए। हालांकि ग्राहम सिखाते हैं कि आपको तब खरीदना चाहिए जब मिस्टर मार्केट चिल्ला चिल्ला कर बेचो कह रहे हों। लेकिन इंटेलिजेंट इन्वेस्टर को यहाँ एक चीज समझनी होगी, मंदी के बाजार में बेचना तब मायने रखता है जब इससे टैक्स में अप्रत्याशित लाभ मिल सके। यूएस इंटरनेशनल रेवेन्यू कोड आपको सामान्य आय में $3000 तक के नुकसान की क्षतिपूर्ति यानी मूल्य में होने वाला कोई भी नुकसान जिसे आप अपने शेयर को बेचकर पूरा कर सकते हैं, इसकी अनुमति देता है। मान लीजिए आपने जनवरी 2000 में कोका कोला के 200 शेयर $60 प्रति शेयर पर खरीदे, जो $12000 का निवेश हुआ। 2002 के अंत तक शेयर का भाव गिरकर $44 प्रति शेयर या इसके लॉट में 8800 रह गया। यह $3200 का नुकसान है। यहां आप वो कर सकते हैं जो ज्यादातर लोग करते हैं, अपने नुकसान को लेकर पिनपिनाते रहें या इसे कालीन के नीचे खिसका कर इसके ना होने का दिखावा करें, या आप इसे नियंत्रित कर सकते हैं। 2002 के समाप्त होने के पूर्व आप अपने कोक से सभी शेयर बेच दें, जिसमें आपको $3200 का नुकसान होता है। तत्पश्चात IRS के नियम को मानते हुए आप 31 दिन प्रतीक्षा करने के बाद आप फिर से कोक के 200 शेयर खरीद लेते हैं। परिणाम, आप 2002 में अपनी कर योग्य आय में $3000 घटा सकते हैं और आप शेष 200 को अपनी 2003 की आय में बराबर कर सकते हैं। और सबसे अच्छी बात कि आपके पास अभी भी उस कंपनी में हिस्सेदारी है जिसके भविष्य पर आपको भरोसा है, लेकिन इस बार आपने उसे एक भाव से 1/3 कम पर खरीदा है, जितने पर पहली बार खरीदा था। अंकल सैम आपके नुकसान पर सब्सिडी दे रहे हैं तो बेचकर नुकसान पटाना ठीक ही है। अगर अंकल सैम तुलनात्मक रूप से मिस्टर मार्केट को तार्किक दिखा रहे हैं तो हम शिकायत करने वाले कौन होते हैं? निवेश स्वामित्व अनुबंध। अब हम यहाँ पर निवेश स्वामित्व अनुबंध का एक नमूना दे रहे हैं। मैं एतद द्वारा निर्दिष्ट करता हूँ कि मैं एक निवेशक हूँ जो भविष्य में अनेक वर्षों तक धन हासिल करना चाहता है। मुझे ज्ञात है कि अनेक बार मुझे किसी ऐसे शेयर या बॉन्ड में निवेश करने की इच्छा होगी जिसका भाव बढ़ गया हो या बढ़ने वाला हो, और शेष समय मुझे अपना निवेश बेचने की इच्छा होगी क्योंकि वे नीचे जा रहे हैं या जाने वाले हैं। मैं एतद द्वारा घोषणा करता हूं कि मैं अजनबी भीड़ को मेरे लिए मेरे वित्तीय फैसले नहीं लेने दूंगा। तत्पश्चात मैं गंभीरता से प्रतिबद्ध हूं कि कभी भी सिर्फ इसलिए निवेश नहीं करूंगा कि बाजार चढ़ रहा है, और ना ही कभी इसलिए बेचूंगा क्योंकि वो नीचे जा रहा है। इसके बजाय मैं एक निश्चित रकम मासिक को किसी स्वचालित योजना या डॉलर कॉस्ट एवरेजिंग प्रोग्राम के माध्यम से हर महीने निम्नलिखित म्यूचुअल फंड या डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो में निवेश करूंगा। मैं अतिरिक्त धनराशि निवेश करूंगा जब भी मेरे पास अतिरिक्त धन हो और जिसे थोड़े समय के लिए गंवाया जा सकता हो। मैं एतद द्वारा घोषणा करता हूं कि मैं इस निवेश को निरंतर कम से कम इस तारीख तक, जो कि इस अनुबंध की तारीख से न्यूनतम 10 वर्ष अवश्य होनी चाहिए, यहां तक मैं इन्हें होल्ड करके रखूंगा। इस अनुबंध का एकमात्र अपवाद औचक और अनिवार्य नकद आवश्यकता है, जैसे स्वास्थ्य आपात स्थिति या मेरी नौकरी चले जाना या घर के लिए शुरुआती भुगतान अथवा शिक्षा फीस आदि जैसे योजनाबद्ध व्यय। मैं इस पर हस्ताक्षर करके न केवल इस अनुबंध की शर्तों को स्वीकार करता हूं, बल्कि मुझे जब भी अपना कोई निवेश बेचने की उत्कंठा होगी तो मैं इस दस्तावेज को फिर से देखूंगा। ये अनुबंध केवल तभी मान्य होगा जब इस पर कम से कम एक साक्षी के हस्ताक्षर हों और इसे ऐसे सुरक्षित स्थान पर रखा जाए जहां ये भावी संदर्भों में सरलता से प्राप्त हो सके।